हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेनर वॉइस एंड आज हम एक न्यू मैनहुआ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जहां हमारे एमसी के पास गॉड टियर अवेकिंग टैलेंट होता है, लेकिन उसे अवेकन करने का मौका ही नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उस मर्सनरी बनकर म्यूटेटेड मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है। इसी दौरान वह एक रैंक 4 मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है, लेकिन मरने के बाद वह स्वॉर्ड गॉड सिस्टम के साथ रीबॉर्न हो जाता है। अब देखते हैं कि वह अपनी नई जिंदगी में अपनी पावर का इस्तेमाल करके कैसे स्ट्रांग बनता है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ये लड़का या निंग है जो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा गॉड लेवल टैलेंट रखने वाला माना जाता है। जब एक मॉन्स्टर की कैपिटल के फाइनल बैटलफील्ड पर तबाही मचा रहा था, तब उसने सिर्फ एक स्ट्राइक में उसे टुकड़ों में काट दिया और 3 टियर 3 लोगों की जान बचा ली जो मरने ही वाले थे। आमतौर पर ऐसे समय पर गार्ड डाउन करना ठीक नहीं होता, क्योंकि उसी समय उनके ऊपर अचानक एक म्यूटेटेड क्रीचर दिखाई दिया और वह ऐसा टाइप था जिसे यिंग ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन टियर 3 डिवाइन आर्चर और टियर 3 हेवी मेस वॉरियर बिना सोचे समझे अपनी मौत की तरफ चार्ज कर गए। इससे पहले कि वे उस क्रीचर का एक बाल भी छू पाते, मॉन्स्टर ने उन्हें एक ही सांस में खत्म कर दिया। टियर 3 साइकिक सपोर्ट अपने साथियों को यूं बेकार मरते नहीं देख सकी, इसलिए वह भी अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ी। अपने फैले हुए हाथों से लगातार फायर का स्ट्रीम छोड़ने लगी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह खत्म होने वाली थी, यह निनग ने उसके लिए अटैक को ब्लॉक कर लिया। यह मॉन्स्टर एक ही मूव में 2 पीक टियर 3 को खत्म कर सकता था, इसलिए यह बिल्कुल भी कोई साधारण टियर 3 म्यूटेटेड क्रीचर नहीं था। उसने उस महिला से पहले जाने को कहा, क्योंकि अगर वह रुकती तो बस बोझ बनती और वह अकेले ही इसका सामना करेगा। लेकिन सिर्फ एक अटैक ब्लॉक करने के बाद ही यानिंग की सोर्ड 2 टुकड़ों में टूट गई। यह वही चीज थी जिसके बारे में मिलिट्री ने अनगिनत बार अंदाजा लगाया था, एक ऐसी चीज जिसे लोग सिर्फ लेजेंड्स में मानते थे, एक टियर 4 म्यूटेटेड क्रीचर। इससे लड़ने के लिए उसे अपनी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी पड़ती। यानिंग हवा में उछला, अपने सबसे पावरफुल अटैक को छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन वह फेल हो गया। दिल के आर पार स्टैबर्ड होते ही वह नौजवान पूरी तरह गिर पड़ा। तो यह है टियर 4। लगता है इंसानियत को टियर 4 की पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं दुनिया की रक्षा नहीं कर सका, मैं सच में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसी समय अचानक सिस्टम की फेमिलियर नोटिफिकेशन की आवाज यानिंग के कानों में गूंजी। तेज सिरदर्द के साथ वह जाग गया और हैरानी से सोचने लगा, क्या मैं पहले ही मर नहीं चुका था? तभी 2 गार्ड्स उसके पास आए। कोई चाहता था कि वह टेस्ट न दे सके। उन्होंने कहा कि वह वायरस से इन्फेक्टेड है, इसलिए बेहोश था, लेकिन बाहर टेस्टिंग चल रही है। अगर वह थोड़ी देर में हंगामा करेगा तो सब फंस जाएंगे, इसलिए वे यानिंग को खत्म करने का तरीका ढूंढने लगे। चलो मूव करते हैं। वैसे भी वह सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान है, किसी अवेकेंड का डिसेंडेंट नहीं, बस एक इनसिग्निफिकेंट नोबडी। अगर वह मर गया तो हम कह देंगे कि वह ज़ॉम्बी बन गया था। तभी यानिंग को शॉकिंगली एहसास हुआ कि वह 3 साल पीछे रीबॉर्न हो चुका है, ठीक उसी दिन जब टैलेंट टेस्ट होना था। अब उसे सारी सिचुएशन समझ आ गई। पहले वह टैलेंट टेस्ट नहीं दे पाया था क्योंकि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा था, लेकिन इस बार वह उन्हें सफल कैसे होने देता। यिंग ने तुरंत सामने वाले आदमी से गन छीन ली और उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी में वह टेस्ट मिस कर चुका था और उसे कॉर्प्सेस से सामान ढूंढकर सरवाइव करना पड़ा था। वह 3 साल तक भटकता रहा, तब जाकर मिलिट्री ने उसका गॉड लेवल टैलेंट डिस्कवर किया। लेकिन तब तक हाकिया वॉरजोन गिर चुका था और उसके पास ग्रो करने के लिए न समय था न रिसोर्सेज। यिनिंग ने सिर्फ 7 महीनों में टियर 3 तक पहुंच गया था, फिर भी वह अपनी पूरी पोटेंशियल से बहुत दूर था। फिर भी उसे बैटलफील्ड पर जाकर टियर 4 म्यूटेटेड क्रीचर से लड़ना पड़ा। उसे सबसे ज्यादा पछतावा था कि वह अपनी माँ और छोटी बहन शियावान को नहीं बचा सका, लेकिन अब सब अलग है। अभी भी समय है। जब तक वह टेस्ट पास कर ले और सबसे स्ट्रांग बन जाए, वह अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण लोगों को बचा सकता है और इस अपोकलिप्स ईरा को खत्म कर सकता है। उसी समय सिस्टम ने अनाउंस किया, एपोकलिप्टिक स्वॉर्ड गॉड हैज बीन बाउंड यूजर या नेम मिशन कंटेंट 30 मिनट के अंदर बाउंड यूजर को टेस्टिंग क्रिस्टल को टच करना होगा ताकि सिस्टम के फंक्शंस अनलॉक और एक्टिवेट हो सकें। अगर टेस्टिंग क्रिस्टल को टच नहीं किया गया तो सिस्टम 31वें मिनट में डिसअपीयर हो जाएगा। मिशन नोटिफिकेशन, सिस्टम एक्टिवेशन। मिशन पूरा करने पर किसी भी स्वॉर्ड स्किल को एक 100 फोल्ड एनहांसमेंट मिलेगा और तुम्हें एक फॉरबिडन स्वॉर्ड्समैन में अपग्रेड कर दिया जाएगा। यह उसकी पिछली जिंदगी वाले अपोकलिप्स सिस्टम से बिल्कुल अलग था जो हर अवेकेंड के पास होता था। यिनिंग सोचने लगा कि यह बदलाव उसके गोल्डन फिंगर की वजह से हुआ है या उसकी रीबर्थ की वजह से। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तय किया कि जब तक वह स्ट्रांग बन सकता है तब तक उसे फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा सिस्टम है। उसे जल्दी से टेस्ट शुरू करना होगा और फिर उस इंसान को ढूंढना होगा जो इस सब के पीछे है। 31 मिनट की काउंटडाउन शुरू हो गई। तभी अचानक लोगों का एक ग्रुप दौड़ता हुआ और यानिंग का रास्ता रोक लिया। चिल्लाते हुए बोले कि एक इन्फेक्टेड पर्सन भाग रहा है। फ्यूजिटिव, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि वहीं खड़े रहो और अपने हाथ सिर पर रखो। यानिंग वहीं खड़ा रहा और सिचुएशन को असेस करने लगा। लीडर एक लो लेवल अवेकेंट था, जबकि बाकी सब ऑर्डिनरी लोग थे। अभी सबसे अच्छा तरीका यही था कि वह लीडर को होस्टेज बनाकर उससे बाहर का रास्ता दिखवाए। एक पल में यानिंग ने कैप्टन की गन छीन ली और तुरंत उसे होस्टेज बना लिया। मूव मत करना, मुझे टेस्टिंग स्क्वायर तक ले चलो। तुम्हारे पास सोचने के लिए 3 सेकंड्स हैं। 3 सेकंड्स के बाद मैं शूट कर दूंगा। सब लोग यानिंग को ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई पागल हो। कैप्टन घबराकर चिल्लाया,
आया, तुम कर क्या रहे हो? एक नॉर्मल इंसान टेस्ट देना चाहता है। कैप्टन ने सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की और कहा कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन ये निंग ने गन उसके सिर पर और जोर से दबा दी और कहा कि कैप्टन उसे लीड करे। कैप्टन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। किड, बेहतर होगा कि तुम अवेकन हो जाओ, लेकिन अगर तुम अवेकन बन भी गए तब भी मौत से बचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसी बीच टेस्टिंग प्लाजा पर सबके चेहरे टेंशन से भरे हुए थे। एक सदी पहले साल 2042 में अपोकलिप्स आ गया था और पूरी दुनिया डिजास्टर की एरा में चली गई थी। अरबों की पॉपुलेशन घटकर 1/10 से भी कम रह गई थी। उसी समय पहले अवेकेंट प्रकट हुए और एलाइड मिलिट्री ने हुआशिया को बचाया। आज वह महत्वपूर्ण दिन था जब लोगों की एप्टीट्यूड टेस्ट की जा रही थी। अगर कोई सफल हुआ तो वह कॉम्बैट टाइप अवेकेंट बनेगा और एक रीजन का प्रोटेक्टर होगा। अगर फेल हुआ तो उसे एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए वापस भेज दिया जाएगा। माइक्रोफोन में बोलने वाला आदमी टियन फोंग सेफ जोन की मिलिट्री कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव था, जिसका नेम लियो टियन था। उसने कहा, अब हम अवेकेंट के डिसेंडेंट्स से शुरुआत करेंगे। जैसे ही सब लोग अपनी बारी के लिए लाइन में लग रहे थे, एक सोल्जर दौड़ता हुआ आया और अनाउंसमेंट की, एक इन्फेक्टेड पर्सन होस्टेज लेकर टेस्टिंग एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। सब लोग हैरान रह गए। तभी याया निंग अपने होस्टेज के साथ अंदर आया। लियान ने उसे तुरंत वेपन गिराने और रजिस्ट करना छोड़ने का आदेश दिया और धमकी दी कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसे वहीं एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सोल्जर्स ने तुरंत अपने वेपन्स निकाल लिए, लेकिन यानिंग का चेहरा बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। यानिंग ठंडे अंदाज में बोला, मैं पहले ही यहाँ अंदर आ चुका हूँ, अब मुझे आखिर किससे डरना चाहिए? उसने साफ साफ ऐलान किया, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ और मैं अवेकनिंग सेरेमोनी को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ टेस्ट देने आया हूँ। लेकिन लियूतियन अभी भी अपना कंपोजर खो चुका था और उसने गुस्से में सोल्जर्स को तुरंत यन निनंग को काबू में करने का आदेश दे दिया। तब यन निनंग ने अपनी गन नीचे फेंक दी और जोर से साफ आवाज में बोला, सेफ जोन के रेगुलेशंस के आर्टिकल 137 के अनुसार अवेकेंड लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। मिलिट्री ऑर्डर का उल्लंघन कैपिटल ऑफेंस है, लेकिन अगर पर्याप्त कंट्रीब्यूशन हो तो उसे माफ किया जा सकता है। अब कैप्टन, जो पहले होस्टेज था, गुस्से में दौड़कर आया और यानिंग के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह यहीं नहीं रुका, वह उसके ऊपर चढ़कर उसे धमकाने लगा। क्या ये रेगुलेशंस पढ़ने का समय है? उसी समय लियाओतियन गरजा और आदेश दिया कि यानिंग को हर हाल में एग्जीक्यूट कर दिया जाए। जैसे ही सोर्ड नीचे गिरने वाली थी, तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, जिसे वे सुपरसोनिक सायोनिक फाइटर कहते थे। ऊपर से टियनफोंग मिलिट्री रीजन का हाईएस्ट कमांडर, लेवल 3 अवेकेंड महान कमांडर श्याओ है, नीचे कूद पड़ा। उस आदमी से निकलने वाली शक्तिशाली एनर्जी ने पूरे माहौल को दबा दिया। वह ऑप्रेसिव फीलिंग इतनी भारी थी कि सब लोग सन्न रह गए। टेस्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, फिर ग्रेट कमांडर यहाँ क्यों आया था? सख्त चेहरे के साथ श्याओ है बोला, मिलिट्री रीजन में पहले से कई हाई लेवल अवेकेंड है। अगर ये लड़का अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है तो हमें इसे एक मौका देना चाहिए। अगर यह अवेकन नहीं कर पाया तो इसे तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। यह सुनकर वाइनिंग खुशी से पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। ठीक है, तो अभी के अभी मेरा टेस्ट अरेंज कर दो। लाइन में खड़े लोग अपने आप रास्ता छोड़ने लगे ताकि यह निंग सबसे पहले टेस्ट दे सके। बाकी लोग उसे तिरस्कार से देख रहे थे। एक नॉर्मल इंसान अवेकेंड बनने का सपना देख रहा है, क्या बेवकूफ है। ये समाज के सबसे नीचे के स्तर से आता है और फिर भी कहता है कि इसमें एप्टीट्यूड है। सच में घिन आती है। लेकिन ये निंग ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और टेस्टिंग एरिया के बीचों बीच गर्व से खड़ा हो गया। अपनी पिछली जिंदगी में उसे फंसाया गया था और वह यह मौका खो बैठा था। एक गलत कदम ने उसे पूरी जिंदगी का पछतावा दे दिया था, लेकिन इस जिंदगी में वह सब कुछ फिर से सही करना चाहता था। यिनिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपने भाग्य को खुद पकड़ने के लिए तैयार। उसी पल उसके शरीर से बेहद शक्तिशाली एनर्जी निकलने लगी। आसपास खड़े लोग तनाव भरे चेहरों और चौड़ी आंखों से यह दृश्य देखने लगे। एक बार फिर यानिंग ने वही सेंसेशन महसूस की, सायोनिक एनर्जी का उसके शरीर में प्रवेश करना। सिस्टम ने अनाउंस किया, टेस्टिंग एप्टीट्यूड, करंट एप्टीट्यूड D रैंक, टेस्टिंग एप्टीट्यूड, करंट एप्टीट्यूड C रैंक, टेस्टिंग एप्टीट्यूड, करंट एप्टीट्यूड B रैंक। सिस्टम लगातार अनाउंसमेंट करता रहा। लियोटियन स्तब्ध रह गया क्योंकि रैंक लगातार बढ़ती जा रही थी। क्या इस लड़के का एप्टीट्यूड सच में हाई ग्रेड हो सकता है? अब उसका एप्टीट्यूड A रैंक तक पहुंच चुका था और उसके इंटरनल ऑर्गन्स में भर्ती सायोनिक एनर्जी उसे बेहद शक्तिशाली महसूस करा रही थी। उसने जोर से कहा, टेस्टिंग क्रिस्टल, मुझे और ज्यादा सायोनिक एनर्जी दो। एनर्जी का इरप्शन लगातार और शक्तिशाली होता गया और रुकने का कोई संकेत नहीं था। लायोशिन का तो जबड़ा ही नीचे गिर गया। एक नॉर्मल इंसान के पास A रैंक एप्टीट्यूड होना 10,000 में एक से भी कम संभावना थी। शायद ध्यान से देख रहा था क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी तय नहीं हुआ था। क्या उसका टैलेंट इससे भी ज्यादा हो सकता है? सच में उसका रैंक अभी भी बढ़ रहा था। चारों तरफ हैरानी की आवाजों के बीच यह निंग घुटनों के बल गिर पड़ा। टैलेंट टेस्ट अब इस रैंक तक पहुंच चुका था। यह देखकर शाह का भी जबड़ा गिर गया। नहीं, यह सही नहीं है। क्रिस्टल ने अभी टेस्ट खत्म होने की घोषणा नहीं की है। इसका मतलब टेस्ट अभी भी चल रहा है। यानी इस यानिंग का टैलेंट S रैंक है, जो लेवल 3 अवेकेंड बनने का सीड है। यह महत्वपूर्ण पल किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। शियाहाई ने तुरंत इमरजेंसी ऑर्डर्स जारी किए। अंडरग्राउंड आर्मर्ड ट्रूप्स तुरंत सिटी डिफेंस पर डिप्लॉय किए जाएं ताकि म्यूटेंट अटैक को रोका जा सके। सायोनिक फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करो और आसपास एरियल मिलिट्री
मिलिटरी पेट्रोल शुरू करो ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ना हो। इस एरिया की सभी नॉन मिलिटरी रोड्स को ब्लॉक कर दो और ऊपर का एयर स्पेस लॉकडाउन कर दो। उधर यिन निंग अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच था और एक जंगली गर्जना कर रहा था। आसमान में प्लेन्स अपने मिशन पर गरजते हुए उड़ रहे थे। आखिरकार टेस्ट समाप्त हो गया। शियो है इतना शॉक्ड हुआ कि उसके हाथ से टैबलेट ही गिर गया। यह तो प्योर ब्लड एसएस रैंक है। अगर एस रैंक को लेवल 3 अवेकेंड का रिजर्व माना जाता है तो एस रैंक का मतलब है कि वह निश्चित रूप से लेवल 3 बनेगा। लगता है पूरा तियानफोंग अब बदलने वाला है। शिया है खुशी से पागल हो गया था और हंसते हुए बोला, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मेरे टैनफोंग सेफ जोन ने आखिरकार एक असली टैलेंट पैदा किया है। नीचे खड़े लोग जो अवेकन होने का इंतजार कर रहे थे हैरानी से भर गए। हे भगवान, ग्रेट कमांडर से इतनी तारीफ मिलना तो 1000 साल में एक बार होने वाला सपना है। सच में प्रशंसा के लायक है। यह अचानक एटीट्यूड बदलने पर उसके पास खड़े एक नौजवान ने कहा, क्या जल्दी पलट गए तुम लोग? अभी तो तुम उसे डिस्गस्टिंग और लूजर कह रहे थे। दूसरा बोला, इतनी जेलसी मत दिखाओ। कौन जानता है भविष्य में वही हमारा सुपीरियर बन जाए। जब सब लोग हैरान थे तब यह निंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। उसका टैलेंट इंसानों के लिए थ्योरेटिकल एस रैंक था, लेकिन इस टेस्टिंग क्रिस्टल की अल्टीमेट इनहेरिटेंस सिर्फ एस रैंक तक ही मेजर कर सकती थी। खैर, एस रैंक का इन्फ्लुएंस भी काफी पावरफुल है। अभी सबसे जरूरी चीज स्वॉर्ड गॉड सिस्टम का मिशन है। तभी सिस्टम की आवाज आई, स्वॉर्ड गॉड सिस्टम लोडिंग कंप्लीट, बाउंड टू यूजर या निंग। करंट इफेक्ट, स्किल पावर 10,000% तक इंक्रीज होगी। किसी भी स्वॉर्ड टाइप स्किल को सीखने के बाद वह ऑटोमेटिकली एसएसएस रैंक तक एनहेंस हो जाएगी। हर 48 घंटे में डे में एक स्किल बिना किसी कॉस्ट और बिना लेवल रिस्ट्रिक्शन के इस्तेमाल की जा सकती है। यिनिंग ने राहत की सांस ली क्योंकि मिशन आखिरकार पूरा हो गया था, लेकिन ध्यान से देखने के बाद वह स्तब्ध रह गया। 1 मिनट, मेरी पिछली जिंदगी में एक पूरे नेशन की पावर से भी सिर्फ 2 एस रैंक लोग और एक ए रैंक स्किल वाला व्यक्ति ही पैदा हुआ था, लेकिन यह स्वॉर्ड गॉड सिस्टम स्किल्स को सीधे एसएसएस रैंक तक एनहांस कर सकता है। अब यायानिंग का करंट मिशन था एक स्वॉर्ड स्किल सीखना। मिशन रिवॉर्ड में उसे 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम ने चेतावनी दी, नोट, इस सिस्टम के बारे में कोई भी जानकारी डिस्क्लोज मत करना। नियम तोड़ने वालों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब यिनिंग ने तय कर लिया कि उसे किसी तरह एक स्किल बुक हासिल करनी ही होगी। उसी समय श्याओ है उसके पास आया। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, यिनिंग, तुम्हें एसएस रैंक टैलेंट टेस्ट पास करने की बधाई। टेल मी, तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? यह अंकल तुम्हें वह देगा। वो आदमी बहुत ही उत्साही और खुश मिजाज था, लेकिन येनिंग बस एक ही दिशा में खाली नजर से देख रहा था। आखिरकार वो अभी भी सिस्टम के मिशन के बारे में सोच रहा था। क्योंकि माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, इसलिए शिया हाई को एक बहाना बनाना पड़ा। ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लगता है अभी अभी अवेकेंड हुआ है और अभी तक अडेप्ट नहीं कर पाया है। हा, कोई बात नहीं बेटा, उस समय तुम्हारा अंकल शिया भी तुम्हारी तरह काफी देर तक स्टंड रह गया था। चलो अब यूं ही खोए मत रहो, मेरे ऑफिस चलते हैं और बात करते हैं। जैसे ही वे लोग प्राइवेट रूम में वापस आए, येनिंग का स्वागत पहले से बिल्कुल अलग गर्मजोशी के साथ किया गया। तुम पर झूठा आरोप लगाया गया था जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्ट डिले हो गया। मैंने पहले ही अपने लोगों से सभी संबंधित लोगों को डिटेन करवा दिया है। मैं इस मामले की पूरी तरह जांच करूंगा और तुम्हें जरूर जवाब दूंगा। इसके अलावा मैंने फैसला किया है कि तुम्हें सीड प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट चॉइस बनाया जाएगा। जैसे ही हायर अप्स इसे रिव्यू करेंगे, एक प्रोफेशनल लेवल 3 तुम्हें गाइड करने आएगा। सप्लाईज और इक्विपमेंट भी तुम्हें प्रायोरिटी के साथ दिए जाएंगे। अब मुझे तुम्हारे टैलेंट की सिचुएशन के बारे में बताओ ताकि तुम्हारा अंकल शियाओ तुम्हारे लिए एक प्लान बना सके। येनिंग चुप रहा और मन ही मन सोचने लगा, स्वॉर्ड गॉड सिस्टम वाली बात किसी को भी नहीं बताई जा सकती। मैं बस उसे अपने ओरिजिनल टैलेंट के बारे में ही बताऊंगा। फिर उसने बोलना शुरू किया, ये एक स्पिरिचुअल सिस्टम है, इसका इफेक्ट साइकोकिनेसिस है। श्याओ ने अपनी थोड़ी सहलाते हुए गहरी सोच में कहा, ओह, एक स्पिरिचुअल सिस्टम, ये बहुत ही रेयर होता है। शायद हमें कैपिटल से किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा जो तुम्हें एडवाइस कर सके। सही है, बताओ कमांडर श्याओ से तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? अगर पॉसिबल हो तो मुझे एक स्वॉर्ड स्किल बुक चाहिए। शिया तुरंत मान गया। उसे तो लगा कि ये रिवॉर्ड तो बहुत ही आसान है, इसलिए उसने तुरंत किसी को हाईएस्ट ग्रेड बुक लाने के लिए भेज दिया। थोड़ी मुश्किल सर्च के बाद वो व्यक्ति किताब लेकर लौट आया। कमांडर श्याओ, ये हमारे सप्लाई रिजर्व की हाईएस्ट लेवल बुक है। शिया ने बिना हिचकिचाए वो किताब तुरंत येनिंग को दे दी। थैंक यू कमांडर श्याओ, अगर और कुछ नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए घर वापस जाना चाहता हूँ। घर जाकर अपने परिवार के साथ गुड न्यूज शेयर करने की जल्दी है ना, मैं समझ सकता हूँ। फिर श्याओ ने तुरंत कई एलीट सोल्जर्स को असाइन कर दिया ताकि वे 24 घंटे 7 दिन येनिंग की प्रोटेक्शन करें और उसकी सेफ्टी पूरी तरह गारंटी रहे। अगर कोई अनयूजुअल सिचुएशन सामने आए तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना था, चाहे चेन ऑफ कमांड को बाईपास ही क्यों न करना पड़े। जहां तक उस इंसिडेंट का सवाल था जिसमें येनिंग लगभग अपना टेस्ट क्वालिफिकेशन खो बैठा था, उसके बारे में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जमा करना
जरूरी था। चाहे इसमें कोई भी शामिल हो, पहले उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और बाद में पूछताछ होगी। ऑर्डर दिए जाने के बाद ये निंग को किसी कीमती सामान की तरह प्रोटेक्ट किया जाने लगा। हर सेकंड उसके साथ एस्कॉर्ट मौजूद था। उसे लगा कि ये लोग थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं, इसलिए उसने उनसे कहा कि वे बस यहीं स्टेशन हो जाएं, वो खुद घर चला जाएगा। जैसे ही वो दिखाई दिया, आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, देखो देखो, क्या वो ये निंग नहीं है? क्या वो कोई बड़ा आदमी बन गया है? वो मैं अब एक अवेकनर बन गया हूँ। उसकी माँ इतनी इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। छोटी श्यावान भी रो पड़ी। जैसा कि उम्मीद थी मेरे भाई से, तुम सच में मेरी शान हो। ओह सही, अब जब तुम एक अवेकनर बन गए हो, क्या हमारा परिवार रोज ऐसे खाना खा सकता है? ये निंग का दिल दर्द से भर गया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर हाँ कह दी। जब उसकी माँ और बहन सो गईं, तो वो चुपचाप किचन में गया और सिस्टम खोल दिया। सिस्टम ने स्किल बुक लर्न कर ली। एक नोटिफिकेशन सामने आया। Mission completed. Received 4 free attribute points. Acquired C rank skill. Assault ig rare type skill. You have successfully upgraded the skill. Assault sword skill को enhance करके S rank skill. Sword flow storm में बदल दिया गया है। एक और भी जो बेहद शक्तिशाली एनर्जी से रेडिएट कर रहा था, ये निंग के हाथ में दिखाई दिया। सोर्ड फ्लो स्टॉर्म स्किल 4500 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स कंज्यूम करने के बाद सोर्ड ची की एक प्रचंड धारा को समन कर सकती है और बहुत ही कम समय में टारगेट एरिया पर एक डेवेस्टेटिंग अटैक छोड़ सकती है। इस स्किल के साथ सुपर स्पीड, आर्मर पेनिट्रेशन, डिस्ट्रक्शन, कटिंग और स्प्लिटिंग जैसे ट्रेट्स आते हैं। एक खास बात यह है कि इस स्किल की डिस्ट्रक्टिव पावर 10,000 गुना बढ़ चुकी है। तुम्हारे करंट लेवल के मुकाबले इसे बहुत सावधानी के साथ यूज करना होगा। यह पढ़कर यांग को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सच में एक सी रैंक स्किल को SSS रैंक तक एनहांस कर दिया था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशंस का सामना किया हो, लेकिन उसने कभी भी इतना अनबिलीवेबल कुछ नहीं देखा था। ये निंग ने इसे एक बार फिर ध्यान से पढ़ा। एक बार यूज करने के लिए 4500 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स की जरूरत थी। अगर सोर्ड फ्लो स्टॉर्म को यूज करने के लिए इक्विपमेंट का सपोर्ट ना हो, तो थियोरेटिकली इसे एक बार इस्तेमाल करने के लिए इंटरमीडिएट 3rd रैंक तक पहुंचना पड़ता। खुशकिस्मती से ये निंग के इनेट टैलेंट की वजह से वह किसी भी स्किल को हर 48 घंटे में एक बार यूज कर सकता था। वरना अगर उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो जाती, तब भी वह अब भी इसे एक बार भी यूज नहीं कर पाता। लेकिन समस्या यह थी कि सोर्ड गॉड सिस्टम से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी को बताने की अनुमति नहीं थी। वह अपने पावर और स्किल्स की ओरिजिन भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इसका मतलब यह था कि लेवल 2 तक पहुंचने से पहले उसे किसी के सामने स्टॉर्म सोर्ड फ्लो का इस्तेमाल करने से बचना होगा। युवक ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि यह एक क्रिटिकल समय था। कमांडर पहले ही सीड प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हायर अप्स को भेज चुके थे, इसलिए बेहतर यही था कि वह उन्हें और परेशानी में न डाले। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में उसके पास कभी भी इतना एडवांस्ड सोर्ड स्किल नहीं था। वह तुरंत इसे आजमाने के लिए बेचैन हो रहा था। जैसे ही वह इसे हाथ में पकड़े हुए था, अचानक उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास वो चीज नहीं है क्या? जब अपोकलिप्स आया था, तब स्पिरिचुअल एनर्जी प्रकट हुई थी, जिसकी वजह से हर जगह रैंडम डंजन्स दिखाई देने लगे थे। बाद में लंबी एक्सप्लोरेशन और ट्रेनिंग के जरिए ह्यूमैनिटी धीरे धीरे इन डंजन से जुड़ी जानकारी को समझने लगी। खासकर मिलिट्री ने अपने ट्रूप्स की प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग डंजन्स को रिसर्च और डेवलप करने में बहुत अधिक मैन पावर और रिसोर्सेज खर्च किए थे। नेचुरली फॉर्म्ड डंजन्स के विपरीत ट्रेनिंग डंजन में अगर जान को खतरा हो तो किसी भी समय बाहर निकला जा सकता था, जिससे ये बेहद सेफ बन जाते थे। इसी वजह से ये निंग ने फैसला किया कि वह अपने नए स्किल को टेस्ट करने के लिए एक ट्रेनिंग डंजन में जाएगा। यह टिएनफोंग सेफ जोन का ट्रेनिंग डंजन था। ये निंग वहां पहुंचा और उनसे रिक्वेस्ट की कि उसके लिए एक सोलो लेवल डंजन खोल दिया जाए। किसी भी टाइप का डंजन चलेगा। डंजन सपोर्ट स्टाफ ने येनिंग को चौड़ी आंखों से देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये वही स्पिरिचुअल टाइप येनिंग है जिसने अभी अभी SS रैंक्ड टैलेंट के साथ टेस्ट पास किया है? महान कमांडर पहले ही उसे डंजन देने का निर्देश दे चुके थे। स्टाफ मेंबर थोड़ा चिंतित दिखा और उसने फिर से येनिंग से पूछा, क्या तुम सच में अकेले अंदर जाने वाले हो? तुम्हारे साथ किसी को जाना चाहिए। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ अकेले डंजन में जाना बहुत डेंजरस है। येनिंग ने जवाब दिया, मैं बस कुछ चीजें टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा, इसलिए चिंता मत करो। और बस इसी तरह वह ट्रेनिंग डंजन के अंदर प्रवेश कर गया। वह एक सिटी में प्रकट हुआ जिसकी डेंजर डिफिकल्टी लो लेवल थी। यह उस दुनिया का सिमुलेशन था जब अपोकलिप्स अभी शुरू ही हुआ था। डंजन द्वारा येनिंग को जो वेपन दिया गया था वह एक डैगर था। उसने वर्चुअल स्पेस में हाथ डालकर उसे बाहर निकाला। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। वेपन जितना कमजोर होगा, स्किल टेस्ट करने के लिए उतना ही बेहतर होगा। तभी उसने एक अजीब मूवमेंट महसूस की। पहला मॉन्स्टर सामने आ चुका था और सीधे उसकी ओर छलांग लगा रहा था। येनिंग ने तुरंत मूव किया और ऊपर छलांग लगाकर उसके अटैक को चकमा कर दिया। क्या तुम मुझे फ्री पॉइंट्स देने आए हो, छोटे पंख? उसने डैगर को सीधे उसके उभरे हुए आई में घोंप दिया। एक ही पल में मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया। बस एक ही गिरा, अभी तो मैं वार्म अप भी नहीं हुआ। युवक ने फैसला किया कि अब उसे जल्दी से हंट शुरू करनी चाहिए। उसे एक डोर दिखाई दिया जिस पर इमरजेंसी एग्जिट लिखा था और दूसरी तरफ कुछ क्रिम्सन लाइट्स चमकती हुई नजर आईं। जैसे ही उसने डोर खोला, एक मल्टी आइड मॉन्स्टर जो घात लगाकर बैठा था तुरंत उस पर झपट पड़ा। उसने अपना विशाल मौ खोल लिया, मानो उसे पूरा
निगल जाना चाहता हो। ये निंग ने उसे घूरकर देखा और हैरान हुआ कि यहाँ एक और मॉन्स्टर मौजूद है। वह तेजी से उसके पास पहुंचा। मॉन्स्टर की सलाइवा उसके चेहरे पर छींटे मार रही थी। तभी उसने एक ही स्लैश में उसका थ्रोट काट दिया। हालांकि उसके करंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स ज्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी के कॉम्बैट एक्सपीरियंस पर भरोसा करते हुए इन ज़ॉम्बीज से निपटना उसके लिए काफी आसान था। लगता है कि अपने स्किल को सही से टेस्ट करने के लिए मुझे बॉस एरिया में मौजूद म्यूटेंट लीडर को ढूंढना होगा। सबसे पहले उसने स्टेयरवेल के जरिए बिल्डिंग से बाहर निकलने और फिर सड़क पार करने का फैसला किया। बॉस एरिया प्लाजा के सामने दाईं ओर था। जैसे ही उसने डोर खोला, वह यह देखकर हैरान रह गया कि यहाँ के ज़ॉम्बीज पहले से ही मिड टियर लेवल 1 थे। डंजन अब धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाने लगा था। ये इन पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जैसे ही ज़ॉम्बीज को ह्यूमन प्रेजेंस का एहसास हुआ, वे जोर जोर से रोर करने लगे, अपना मौ खोलकर अव्यवस्थित तरीके से उसका पीछा करने लगे। येनिंग ने अपने नाइफ को एक बड़े आर्क में घुमाया और फिर तेजी से दौड़ पड़ा। मुझे बॉस को जितनी जल्दी हो सके ढूंढना है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब ज़ॉम्बीज की संख्या जो उसे नोटिस कर रही थी तेजी से बढ़ती जा रही थी। दुर्भाग्य से ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारने से उसे कोई एबिलिटी एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलने वाले थे, इसलिए येनिंग ने सीधा बॉस एरिया की ओर जाने का फैसला किया। लेकिन पहले मुझे इन लोगों से पीछा छुड़ाना होगा। उसने अपनी जंपिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया, एक कार की रूफ पर छलांग लगाई और सफलतापूर्वक बॉस एरिया में प्रवेश कर गया। युवक पूरी तरह अलर्ट हो गया। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि पीक लेवल 1 म्यूटेंट कॉर्प्स रिपर उसकी ओर बढ़ रहा है। उसकी स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि येनिंग समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया। इस टेस्ट डंजन का कॉर्प्स रिपर बॉस एक पीक लेवल 1 म्यूटेंट था। येनिंग तुरंत पीछे की ओर छलांग लगाकर उसके स्ट्राइक से बच गया। आमतौर पर एक पीक लेवल 1 म्यूटेंट से निपटने के लिए कम से कम उसी रैंक के 3 अवेकेंड इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ती है। अगर वह यहाँ अपने स्किल को टेस्ट करने नहीं आया होता तो यानिंग अभी भी सिर्फ लेवल 0 पर ही होता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका टैलेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह किसी भी हालत में इस एक पीक लेवल 1 म्यूटेंट का सीधे सामना नहीं कर सकता था। इसके अलावा अनगिनत रेगुलर ज़ॉम्बीज भी कॉर्प्स रिपर के साथ झुंड बनाकर आ रहे थे। यहाँ तक कि एक एलीट लेवल 1 कॉम्बैट स्क्वाड के लिए भी यहाँ से बचकर निकलना बेहद मुश्किल होता। फिर भी येनिंग ने आगे बढ़कर चार्ज करने का फैसला किया। अगर स्किल उतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी उसने इमेजिन की थी, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में वह बस डंजन से भाग सकता था। उसने स्किल को एक्टिवेट किया, उसे लॉन्च करने की तैयारी की और अपना अटैक शुरू किया। अनलीशिंग द पावर ऑफ सोर्ड स्टॉर्म। एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और धुएं के बीच मिट्टी और पत्थर चारों तरफ उड़ने लगे। वह जवान लड़का अपनी आंखों पर जोर डालकर साफ देखने की कोशिश करने लगा। यह सच में ऐसा मूव था जिसने सब कुछ साफ कर दिया था। अगर वह खुद आकर इसे टेस्ट नहीं करता तो वह कभी भी सोर्ड स्टॉर्म की शेयर डिस्ट्रक्टिव पावर की कल्पना नहीं कर सकता था। यह पावर तुरंत ही एक थोड़े कमजोर पीक टियर 2 म्यूटेंट को भी एनिहिलेट कर सकती थी, और फिलहाल वह सिर्फ टियर 0 पर था। पीक टियर 1 म्यूटेंट को हराने के बाद ये निंग को तुरंत 5 स्पिरिट एनर्जी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। आर्टिफिशियल डंजन ने 50% पेनल्टी काट ली थी। आर्टिफिशियल डंजन में मिलने वाला सारा एक्सपीरियंस वॉरजोन द्वारा दिए गए स्पिरिट एनर्जी स्टोन्स से आता है, और यहाँ आइटम ड्रॉप रेट भी नॉर्मल डंजन से कम होता है। अपने पिछले जीवन में उसने कभी नहीं सुना था कि किसी को टेस्ट डंजन से इक्विपमेंट मिला हो, फिर भी इस बार उसे ड्रॉप मिल गया। येनिंग को जो आइटम मिला वह वाइट ग्रेड इक्विपमेंट था जिसका नेम था ग्लव्स ऑफ एजिलिटी। इससे एजिलिटी में 1 पॉइंट बढ़ता था और अटैक तथा फायरिंग स्पीड 15% तक बढ़ जाती थी। इस अपोकलिप्स में तो एक टियर 2 अवेकेंड व्यक्ति के पास भी शायद ही पूरा व्हाइट ग्रे इक्विपमेंट का सेट होता। ऐसे में अभी एक पीस मिल जाना भी एक अच्छा स्टार्ट था। टेस्ट अपना पर्पस पूरा कर चुका था और उसे थोड़ा इक्विपमेंट भी मिल गया था। अब यहाँ ज्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं था। येनिंग तुरंत डंजन से बाहर निकल गया। जैसे ही वह वापस आया, उसने बेपरवाही से टोकन टेक्निकल डिपार्टमेंट को लौटा दिया। टेक डिपार्टमेंट के स्टाफ जल्दी बाहर आ गए। शायद उन्होंने ज़म्बीज के झुंड को डरकर भागते हुए देख लिया था। तभी एक सफेद बालों वाला आदमी घबराकर दौड़ता हुआ आया। किसने टियर 1 स्क्वाड को सोलो डंजन में भेज दिया? क्या मैंने पहले नहीं बताया था? एक सोलो डंजन इतने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकता। इसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें लोगों को कितनी बार समझाना पड़ेगा? तुम लोग सुनते क्यों नहीं? टेक्नीशियन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने किसी स्क्वाड को सोलो डंजन में नहीं भेजा, किसी को भी नहीं। तुम्हें पूरा यकीन है कि कोई स्क्वाड नहीं था, तो फिर उस सोलो डंजन का टियर 1 म्यूटेंट कैसे मारा गया? यहाँ तक कि उसका यूनिक इक्विपमेंट भी ड्रॉप हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई टियर 2 अवेकेंड व्यक्ति इतना बोर्ड हो कि सोलो डंजन में चला जाए। टेक्नीशियन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। कुछ देर पहले सिर्फ ये निंग ही डंजन में गया था। उसने कहा था कि वह किसी तरह का टेस्ट कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि वह अंदर गया हो और टेस्ट के तौर पर अकेले ही डंजन बॉस को हरा दिया हो? वापस आते समय ये निंग ने देखा कि हर जगह लोग संघर्ष कर रहे थे। गन्स फॉर सेल, अपनी गन्स ले लो। उसे याद आ गया कि 1 साल बाद होने वाला कैटेक्लिज्म क्या रूप लेने वाला था। 3 फंक सेफ जोन पर टियर 3 म्यूटेंट्स की एक विशाल संख्या
हमला करने वाली थी, जिससे हर जगह लाशें बिखर जाएंगी। और सिर्फ 10 दिनों में टिएनफोंग सिटी एरिया में एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक एक मैसिव हॉर्ड में बदल जाएगा, जो टिएनफोंग सेफ जोन पर हमला करेगा। येनिंग इससे चिंतित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि शावन और उसकी मां पर खतरा भले अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना था। इसी बीच कैपिटल सेफ जोन बेस में सेंट्रल ग्रुप आर्मी कमांड की मीटिंग चल रही थी। टिएनफोंग सेफ जोन से अर्जेंट इंटेलिजेंस आई है। वहां एक ऐसे व्यक्ति का पता चला है जिसके पास एसएस रैंक्ड टैलेंट है। क्या आप सबने रिपोर्ट देखी? एसएस रैंकेड टैलेंट और ऊपर से प्योर ब्लड भी। ये एक शानदार प्रोस्पेक्ट है। हाल ही में हमने कई टियर 3 पर्सनल खो दिए हैं। अगर ऐसा टैलेंट हमारी रैंक्स में शामिल हो जाए तो यह बहुत बड़ा बून होगा। हाँ, हमें उसकी ट्रेनिंग को तेजी से एक्सेलरेट करना चाहिए। उसे तुरंत कॉरेस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए। क्यों ना हम उसे सीधे कैपिटल मिलिट्री रीजन में ले आएं और मार्शल से पर्सनली ट्रेन करवाएं। क्या आप कह रहे हैं कि वह टियर 3 से टियर 4 तक के इम्पॉसिबल बैरियर को तोड़ सकता है? अभी तक हमारे किसी भी हाई रैंकिंग अवेकेंड ने, ना 4 ग्रेट कमांडर्स ने और ना ही मिलिट्री के डजन पीक टियर 3 एक्सपर्ट्स ने टियर 4 हासिल किया है। यहाँ तक कि हमारे मार्शल भी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत से हमें बेस्ट ट्रेनिंग रिसोर्सेज नहीं मिले थे। कुछ देर सोचने के बाद सबने एक मत से सहमति जताई। शुरुआत से रिसोर्सेज पर फोकस करना एक सॉलिड प्रपोजल है। इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। येनिंग, जो एसएस रैंक टैलेंट है, उसे हमारे टॉप प्रोस्पेक्ट के रूप में प्लान के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। उसे तुरंत कैपिटल मिलिट्री रीजन में ट्रांसफर करो। जब सब लोग सहमत हो गए तभी एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन उठा दिया। इस डिसेंट से बाकी लोगों में हलचल मच गई। इसका क्या मतलब है? इतने बड़े टैलेंट का विरोध? तुम 4th मिलिट्री रीजन वाले क्या फिर से अपनी ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड डांस ऑफ डिसेंट शुरू करने वाले हो? चश्मा पहने आदमी ने तीखे स्वर में जवाब दिया। लगता है आप में से किसी ने अर्जेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट को आखिर तक पढ़ा ही नहीं। वह एक अवेकेंड है जिसका विल एट्रीब्यूट स्पिरिट सिस्टम से संबंधित है। इतिहास में पिछले 70 सालों में कभी भी कोई टियर 3 साइकिक टाइप नहीं रहा। एक साइकिक टाइप अवेकेंड की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कमजोर होती है, इसलिए उन्हें आमतौर पर सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर उनकी रक्षा करने के लिए कोई और अवेकेंड ना हो तो अकेले लड़ाई में वे एक बर्डन बन जाते हैं। जहां तक इंडिविजुअल एडवांसमेंट मिशंस की बात है, टियर 1 से टियर 2 तक पहुंचना ही एक गैम्बल होता है और पीक टियर 2 से टियर 3 तक एडवांस होने की सक्सेस रेट, जैसा कि आप सब जानते हैं, 0 है। यह सुनने के बाद चेयरमैन का रवैया पूरी तरह बदल गया और उसने ये निंग की इंपॉर्टेंस लेवल को डाउनग्रेड कर दिया। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया जा सकता। अगले दिन शिया हाई को रिटर्न नोटिफिकेशन मिला। ये निंग का फायर सीड प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया था और उसकी इंपॉर्टेंस लेवल भी डाउनग्रेड कर दी गई थी। एक साइकिक टाइप कभी टियर 3 नहीं बन सकता। उसकी पोटेंशियल रेटिंग सिर्फ क्लास या उससे भी कम है, इसलिए उसे ट्रेन करने का ज्यादा मतलब नहीं है। पास खड़े क्लोज एड ने पूछा, तो क्या हम उसके साथ वही करेंगे जैसा हमने पहले डिस्कस किया था? लगता है अब बैकस्टैबिंग शुरू हो चुका था। हायर अप्स ने फैसला कर लिया था कि ये निंग में कोई पोटेंशियल नहीं है। अगर ऐसा है तो ये निंग के ओरिजिनल बेनिफिट्स रिमूव कर दो और उन लोगों को भी वापस बुला लो जिन्हें उसकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया था। और उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ जिसने येनिंग के टेस्ट को रोक दिया था? सस्पेक्ट ने सुसाइड कर लिया, इसलिए लीड वहीं ठंडी पड़ गई। क्या मुझे इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी चाहिए? श्याओ है ने थके हुए अंदाज में गहरी सांस ली। हमने पहले इन्वेस्टिगेशन इसलिए अग्री की थी क्योंकि हमें उसका पोटेंशियल दिख रहा था। अब जब उसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करने का क्या मतलब? थोड़ी ही देर बाद वे लोग उसे इन्फॉर्म करने के लिए गाड़ी से पहुंचे। ये नहीं, कैपिटल के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ गई है। तुम्हारा पोटेंशियल सिर्फ टियर 2 है। सेफ जोन ने तुम्हारे बेनिफिट्स रिवोक कर दिए हैं। अब तुम्हें सीड प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने की भी जरूरत नहीं है। जो कहना था मैंने बता दिया। गुड बाय। येनिंग ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका पोटेंशियल सिर्फ टियर 2 कैसे हो सकता है? उसे अच्छी तरह पता था कि उसका टैलेंट एसएसएस रैंक तक पहुंच चुका है। अगर टेस्ट में एसएस रैंक भी दिखता तब भी उसका पोटेंशियल साबित हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आया। इस समय टीन सेफ जोन पर बड़ी संख्या में म्यूटेंट्स हमला कर रहे थे और साइकिक टाइप अवेकेंड को अभी भी ट्रैश माना जाता था। ये थ्योरी कि अवेकेंड टियर 4 तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनका विल एट्रीब्यूट इनसफिशिएंट होता है और इसके लिए साइकिक टाइप की जरूरत होती है, अभी तक किसी को पता नहीं थी। सब कुछ सच में अनएक्सपेक्टेड था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लाइफ में भी अनफोर्सीन इवेंट्स मेरी इंपॉर्टेंस को समझने से उन्हें रोक देंगे। क्या मुझे कैपिटल जाकर यह रिवील करना पड़ेगा कि मेरे पास एसएस रैंक टैलेंट है और कि साइकिक अवेकनिंग ही टियर 4 तक ब्रेक थ्रू करने की है? कुछ देर सोचने के बाद उस जवान लड़के ने इसके खिलाफ फैसला किया। आखिर बिना प्रूफ के उसकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? अभी सबसे जरूरी चीज है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को टियर 3 तक रिस्टोर करूं, तब सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। सोर्ड गॉड सिस्टम और स्टॉर्म सोर्ड फ्लो के साथ सिर्फ ये 2 चीजें ही मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ से कहीं बेहतर स्टार्ट दे चुकी हैं। अब मैं और हेजिटेट नहीं कर सकता। मैं तुरंत म्यूटेंट्स का हंट करने निकलूंगा। ये एक वाइल्ड फॉरेस्ट था और जैसे ही वह वहां पहुंचा 2 जवान लड़कों ने उसे रिक्रूट करने की कोशिश की। अरे किड, गन वाले, क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हो? हम लोग लो लेवल टियर 1 म्यूटेंट्स का हंट करने वाली पार्टी हैं। अगर हम सक्सीड हुए तो तुम्हें 1 क्रेडिट पॉइंट देंगे। हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारी सेफ्टी गारंटीड है। येनिंग ने सीधे मना कर दिया। पार्टी? एक टियर 1 म्यूटेंट से मिलने वाला एक्सपीरियंस वैसे भी ज्यादा नहीं होता। इतने लोगों में बांटने के बाद कितना एक्सपीरियंस बचेगा? मैं अकेले जाऊंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वाह किड, तुम तो बड़े सरप्राइजिंग निकले। हमने देखा कि तुम
अकेले हो इसलिए हेल्प करना चाहते थे, लेकिन तुम इतने अनग्रेटफुल हो। सिर्फ इसलिए एरोगेंट मत बनो कि तुम अवेकेंड बन गए हो। हमने काइंडनेस दिखाकर इनवाइट किया था। तुम्हारा ये एटीट्यूड तो डेथ विश जैसा लग रहा है। उनकी लगातार नैगिंग से ये निंग को सिरदर्द होने लगा। शट अप और मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही उनकी आंखें ये निंग की आंखों से मिली, लाउड माउथ लड़का पीछे लड़खड़ा गया। वे लोग डर गए थे। उसकी ठंडी नजर ऐसे लग रही थी जैसे किसी वाइल्ड बीस्ट ने टारगेट कर लिया हो। क्या सिर्फ वही इंसान ऐसी आंखें रख सकता है जिसने कई लाइफ ऑनर डेथ सिचुएशंस देखी हो? ये किड जरूर कुछ अलग है। ये निंग ने तुरंत उन्हें इग्नोर किया और सीधे अंदर की ओर चला गया। वह रॉटन कॉर्प्स फॉरेस्ट में जाकर रुका, जो तिएनफोंग सेफ जोन के बाहर के सबसे डेंजरस एरियाज में से एक था। अगर मुझे सही याद है तो इस फॉरेस्ट के डीपेस्ट पार्ट में 2 टियर एक म्यूटेंट्स हैं, जिनमें से एक पीक टियर 1 है। एक अवेकन को टियर 0 से टियर 1 तक एडवांस होने के लिए 3 टियर 1 म्यूटेंट्स को मारना पड़ता है। टेस्ट इंस्टेंस में मैं पहले ही एक पीक टियर 1 म्यूटेंट को मार चुका हूँ। हालांकि एक्सपीरियंस हाफ था, लेकिन फिर भी वह नॉर्मल टियर 1 के बराबर है। अगर मैं इस रॉटन कॉर्प्स फॉरेस्ट में 2 और को खत्म कर दूं तो मैं लेवल अप कर सकता हूँ। उसी समय उसका सामना एक मॉन्स्टर से हुआ। उसने डिसाइसिवली स्टॉर्म सोर्ड फ्लो का इस्तेमाल नहीं किया और उसकी जगह अपनी गन से फायर खोल दिया। सिर्फ स्पिरिट एनर्जी एक्सपीरियंस ही जरूरी नहीं है, तुम्हें अपनी फिजिकल फंक्शंस भी स्ट्रेंथन करनी होंगी। अचानक मॉन्स्टर्स चारों तरफ से निकलकर हमला करने लगे। येनिंग को पता था कि साइकिक टाइप अवेकनर्स की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन सबसे कमजोर होती है। उसे हायर अप्स की इंप्रेशन बदलनी थी। ये सिर्फ उसके लिए नहीं था, सभी केपेबल 3rd टियर अवेकनर्स को भी अपनी साइकिक एबिलिटीज अवेकन करने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो जब 4th टियर का समय आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। उसे हायर अप्स को साइकिक सिस्टम की इंपॉर्टेंस समझाने का तरीका ढूंढना होगा। जैसे ही येनिंग ने गन फायर की, चारों तरफ बर्ड्स उड़ गए और पहले वाली ग्रुप भी घबरा गई। तुमने सुना? ये गन शॉट की आवाज है। क्या ये उसी किड की हो सकती है जिसे हमने पहले देखा था? आवाज ट्री डीमन की डायरेक्शन से आई है। लगता है ज्यादा दूर नहीं है। सब लोग चलो, उस ब्रैट को हमें मरवाने मत दो, इससे पहले कि हम स्पिरिट एनर्जी फ्लूट ढूंढ पाए। उधर येनिंग हर अटैक और स्वीप को डोज्ड कर रहा था। एक पीक 1st टियर म्यूटेंट ट्री डीमन लगातार उस पर हमला कर रहा था, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे, बैटल के लिए तैयार। लेकिन येनिंग कंफ्यूज था। वह बाएं दाएं देख रहा था, लेकिन दूसरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अभी उसे सिर्फ वही एक दिखाई दे रहा था और उसकी प्रेजेंस भी वही महसूस कर पा रहा था। लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके दर्जनों टेंटलस इनक्रेडिबल स्पीड से जमीन में घुस रहे थे। येनिंग जितनी तेजी से हो सकता था भाग रहा था, और जो अटैक डॉज कर सकता था कर रहा था। लेकिन जब उसने फिर से चारों तरफ देखा तो वह मॉन्स्टर गायब था। असल में वह सीधे उसके सिर के ऊपर छलांग लगा चुका था। उसने अपने टेंड्रिल्स को पूरी ताकत से स्विंग किया। ये अनबिलीवेबल था कि इतना बड़ा और भारी बॉडी वाला मॉन्स्टर इतनी ऊंची जंप लगा सकता है, और इसके अलावा दूसरा वाला अभी भी दिखाई नहीं दिया था। येनिंग को शक था कि वह मौका देखकर स्नेक अटैक करने का इंतजार कर रहा है। मॉन्स्टर हर सेकंड के साथ और ज्यादा एनरेज्ड होता जा रहा था, और इस समय न तो डॉज करने का वक्त था और न ही कोई सोल्यूशन सोचने का। वह सिर्फ इम्पैक्ट के लिए खुद को ब्रेस कर सकता था। उसने अपनी गन पूरी ताकत से उसके बॉडी पर दे मारी, और तभी उसने उसके बिल्कुल सेंटर में एक अजीब सा आई शेप्ड ऑब्जेक्ट देखा। ये नेंग का रिस्ट अटैक से फट गया था, इसलिए उसे पक्का पता था कि वह पहले कुछ गलत नहीं देख रहा था। मिड टियर 2nd स्टेज म्यूटेंट्स के लिए जो सब्जुगेशन स्क्वाड थी वह काफी स्किल्ड थी। फिर भी वे लोग बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे, और 2 मेंबर्स भी खो दिए थे जब वे 2 1st टियर वालों का सामना कर रहे थे। अगर दूसरा वाला इतना अच्छे से छुपा नहीं होता तो उन्हें इतनी बुरी चोट नहीं लगती। अपनी पिछली जिंदगी में ट्री डीमन और यहाँ का डिस्टर्बर एक इलीट मिलिट्री स्क्वाड के द्वारा खत्म किए गए थे। उस समय उनकी बातों ने उसे गलत समझ दे दी थी। असल में एक हमेशा गहरे अंदर छुपा रहता था, और जवाब उसके बिल्कुल सामने था। डिस्टर्बर ट्री डीमन के बॉडी पर ही था। उसका बॉडी फूलने लगा। येनिंग को आखिर समझ आ गया कि डिस्टर्बर की स्क्रीन एक बफ थी जो ट्री डीमन को स्ट्रॉन्ग बनाती थी, लेकिन लगता था कि बफ का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा नहीं था। साथ ही जब बफ इस्तेमाल किया जाता था, ट्री डीमन जानबूझकर एक कदम पीछे हटता था। अभी कोई बदलाव नहीं था। वह अभी भी वही अटैक पैटर्न इस्तेमाल कर रहा था जैसा पहले कर रहा था। अगर उसका अंदाजा सही था तो वह फिर से येनिंग के पास कूदेगा, जैसा उम्मीद था। येनिंग तुरंत उसके टेंटिकल पर कूद गया। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही डिस्टर्बर है, तुम बी टाइम्स चा। यही उसका चमकने का पल था। वह ऊंचा उछला और अपनी सोर्ड सीधे डिस्टर्बर के सेंटर में घोंप दी। ट्री डीमन ने जोरदार दहाड़ लगाई और ग्रीन स्लाइम बाहर निकलने लगा। येनिंग के हाथ में डिस्टर्बर था। जब वह ट्री डीमन के बॉडी पर नहीं होता तो डिस्टर्बर बेहद कमजोर होता है। वह उसे एक हाथ से कुचल सकता था। यह देखकर ट्री डीमन और भी पागल हो गया, जोर जोर से तड़पने लगा। अब उसकी बारी थी। ये एनएएनजे ने अपनी सोर्ड निकाली और सिर्फ कुछ ही वार में उसने टेंटिकल को 100 टुकड़ों में काट दिया। हैरानी की बात यह थी कि डिस्टर्बर के बफ के बिना ट्री डीमन में पीक 1st टियर म्यूटेंट जितनी ताकत बिल्कुल नहीं थी। वह नौजवान फिर से आगे बढ़ा। जितना वह चिल्लाता उतना ही येनिंग को उसे
एक अपंग मॉन्स्टर में बदलने में मजा आता। अब ट्री डीमन पूरी तरह नंगा हो चुका था। उसके सारे शक्तिशाली लहराते टेंटिकल्स टुकड़ों में काट दिए गए थे। ये नेंग ने धीरे से कहा, अब बस भी करो, संघर्ष बंद करो, अलविदा डार्लिंग। इसके तुरंत बाद एक सोड सीधे उसके चेहरे के बीच में घुस गई। ग्रीन फ्लूइड बाहर फूट पड़ा और उसका पूरा शरीर फट गया। सिस्टम ने अनाउंस किया, तुमने सफलतापूर्वक मिड टीयर फर्स्ट स्टेज म्यूटेंट डिस्टर्बर को खत्म किया है और स्पिरिट एनर्जी एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। तुमने पीक फर्स्ट ईयर म्यूटेंट ट्री डीमन को खत्म किया है और स्पिरिट एनर्जी एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। तुम्हें व्हाइट ग्रेड ट्री डीमन बार्क मटेरियल और व्हाइट ग्रेड विदर्ड वुड आर्मर इक्विपमेंट मिला है। इसके अलावा तुम्हें व्हाइट ग्रेड जायंट क्लॉ मटेरियल और एक कॉर्प्स स्पिरिट फ्रूट भी मिला है। ये निंग काफी खुश था। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, फिर भी ये नॉर्मल कॉम्बैट के लिए एक टॉप टियर आइटम है। लेकिन सबसे रेयर आइटम अभी भी स्पिरिट फ्रूट था। इस स्पिरिट फ्रूट का इस्तेमाल करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा के लिए एक पॉइंट बढ़ जाता है और लाइफ रिकवरी स्पीड 20% तक बढ़ जाती है। ये निंग ने तुरंत इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक अवेकेंड के लिए एक मेजर टियर बढ़ने पर सिर्फ 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। उसने पहले ही 2 बॉसेस को हरा दिया था, इसलिए एक पॉइंट मिलना भी काफी अच्छा था। दूसरी टीम के तीनों मेंबर्स हैरान होकर देख रहे थे। बॉस का एनर्जी प्रेशर गायब हो गया था। क्या वह गन शॉट उस सेकंड टियर अवेकेंड का था? लेकिन उस बेकार से टीनेजर और हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। मुझे लगा था कि वह लड़का कुछ गड़बड़ है। क्या ये वही हो सकता है? ये मानना बहुत मुश्किल है। आधे घंटे बाद तोनफंग सेफ जोन के अंदर ये नहीं तो एक म्यूटेंट मटेरियल परचेसिंग पॉइंट पर यानी अपने इकट्ठा किए हुए कुछ सामान लेकर आया। जैसे ही मालिक ने बड़ा बैग देखा, वह उत्साह से उसका स्वागत करने लगा। क्या आप इन सभी मटेरियल्स को बेचना चाहते हैं? पूरे सामान की अनुमानित कीमत क्या होगी? हालांकि ये निंग सिस्टम के ट्रेडिंग चैनल के जरिए सीधे बेच सकता था, लेकिन इस स्टेज पर कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं कर सकता था। हर पैसा समझदारी से खर्च करना था। ये ऑफलाइन ट्रांजैक्शन सबसे सही ऑप्शन था। जांच के बाद शॉप मैनेजर ने उत्साह से कहा, नमस्कार, ये 4 मटेरियल्स जो पीक फर्स्ट ईयर म्यूटेंट से मिले हैं, इनसे एक आर्मर सेट और एक ऑफेंसिव वेपन बनाया जा सकता है। इनकी कीमत लगभग 697 क्रेडिट्स है। लगता है यह आपकी पहली बार है यहाँ, इसलिए हम न्यू कस्टमर प्रमोशन के तहत इसे राउंड करके 700 क्रेडिट्स कर देंगे। कैसा रहेगा? ये निंग चौंक गया। उसने सोचा कि अपोकैलिप्स में 700 क्रेडिट्स से 200 किलोग्राम से ज्यादा मांस खरीदा जा सकता है या 7 से 8 मर्सनरीज को हायर किया जा सकता है। ये बहुत ऊंची कीमत मानी जाती थी। ये निंग के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। उसने तुरंत हाँ कर दी और मालिक से पेमेंट प्रोसेस करने को कहा। जी हाँ, क्रेडिट्स ट्रांसफर हो गए हैं। कृपया चेक कर लें कि आपको मिल गए हैं या नहीं। हम इक्विपमेंट, सप्लाईज और फायर आर्म्स भी बेचते हैं और स्पेशल कस्टम ऑनर्डर्स भी ले सकते हैं। सर, क्या आपको और कुछ चाहिए? क्या आपके पास कोई स्किल बुक्स हैं? स्वॉर्ड स्किल टाइप। मालिक थोड़ा हिचकिचाया। हमारे पास स्वॉर्ड स्किल बुक्स तो हैं, लेकिन उनका रैंक थोड़ा लो है। असल में सिर्फ हमारा गिल्ड ही नहीं, पूरा टिएनफोंग सेफ जोन ऐसा ही है। हमारे पास सिर्फ डी रैंक स्वॉर्ड स्किल बुक्स हैं। एक कर्मचारी तुरंत 3 बुक्स लेकर आया और पूछा कि क्या ये निंग इंटरेस्टेड है। उसने उन्हें देखा। एक डी रैंक स्किल थी, रेज स्लैश। इसका इफेक्ट है कि स्टेमिना और स्पिरिट पावर का एक हिस्सा खर्च करके एक चार्ज फॉरवर्ड अटैक किया जाता है जो स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट का 1.2 टाइम्स डैमेज देता है। दूसरी बुक थी डी रैंक स्किल, क्विक ड्रॉ स्लैश, जो काफी स्टेमिना खर्च करती है और अटैक स्पीड बढ़ाती है और पहले स्ट्राइक पर एजिलिटी एट्रीब्यूट का 1.2 टाइम्स डैमेज देती है। तीसरी बुक थी डी रैंक स्किल, कंटिन्यूअस स्लैश, जो ज्यादा स्टेमिना और स्पिरिट खर्च करती है। अटैक करते समय यह 3 तेज वार करती है। हर वार स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट का 0.6 टाइम्स डैमेज देता है और ब्लीडिंग इफेक्ट लागू होने का चांस होता है। ये सभी सबसे निचले स्तर की बुक्स थी, बेसिकली ट्रैश। हालांकि उसे स्किल्स की पावर की चिंता नहीं थी, क्योंकि सोर्ड गॉड सिस्टम के बाद वे मॉडिफाई हो जाती हैं। लेकिन मॉडिफाइड स्किल का इफेक्ट अभी भी ओरिजिनल पर काफी निर्भर करता है, इसलिए वह कोई भी रैंडमली चूज नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए क्रिम्सन सोर्ड ओराकुल है। उसकी पावर डरावनी थी, लेकिन उसमें कास्टिंग डिले छोटा था और उसके मैसिव एरिया ऑफ इफेक्ट की वजह से वह ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था। अगर भविष्य में उसे किसी हाई एजिलिटी टाइप म्यूटेंट का सामना करना पड़ा और वह क्रिम्सन स्वॉर्ड ऑनरा से बच गया, तो वह या निंग के स्किल के कूल डाउन पर होने के दौरान हमला कर सकता था। मालिक अभी भी एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ सेल करने की कोशिश कर रहा था। इट्स स्टीम्ड कस्टमर, क्या आप एक भी पिक नहीं करने वाले? असल में अगर आपको जल्दी नहीं है तो मैं किसी दूसरे सेफ जोन एक स्किल बुक ऑर्डर कर सकता हूँ। आपको बस प्रोसेसिंग फी देनी होगी और हम आपको एक सी रैंक स्किल दिला सकते हैं। अगर आप टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो शायद हम एक भी रैंक भी ले आए। ये निंग ने जरा भी हेजिटेट नहीं किया और तुरंत अपना डिसीजन ले लिया। जरूरत नहीं है, मैं यही क्विक ड्रॉ वाली बुक ले लूंगा। असल में वह यह देखने के लिए काफी क्यूरियस था कि अटैक स्पीड बढ़ाने वाली स्किल कितनी ज्यादा एनहेंस हो सकती है। ऑनर ने मन ही मन सोचा, इस आदमी के पास पीक फर्स्ट ईयर म्यूटेंट के मटेरियल्स बेचने की पावर है, फिर भी ये इतनी गार्बेज स्किल चुन रहा है। क्या ये बस अमीर और लापरवाह है? खैर, सेल तो सेल है, किसे फर्क पड़ता है। उसने फिर से अपनी चापलूसी भरी उत्साही शक्ल बना ली। क्विक ड्रॉ स्लैश 600 क्रेडिट्स में चलिए इस स्किल बुक को हमारे
कस्टम्ड गेस्ट के लिए पैक कर देते हैं। उनके लिए यह बुक बेचना सोना मिलने जैसा था। यानिंग घर की ओर चलते हुए सोच रहा था, मेरे पास अभी भी 100 क्रेडिट्स बचे हैं, मुझे श्यावान के लिए कुछ टेस्टी फूड खरीदना चाहिए। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी बहन हैरान रह गई, सोचते हुए कि उसका भाई इतना सारा खाना क्यों लाया है। उस नौजवान ने आत्मविश्वास से समझाया, मैं एक अवेकेंड हूँ, क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? अब से हम सिर्फ अच्छा खाना खाएंगे। येनिंग ने कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स भी खरीदे थे। अपोकलिप्स में सिर्फ सर्वाइवल सुनिश्चित करना ही बेहद मुश्किल होता है, स्नैक्स तो पूरी तरह लग्जरी होते हैं। जैसे ही उसने उन्हें देखा, श्यावान खुशी से चिल्ला उठी, वाह, मैंने सुना है सिर्फ ऑफिशियल्स फैमिलीज के पास स्नैक्स होते हैं, हमारी गली में तो किसी ने स्नैक्स कभी देखे ही नहीं। उसने अपनी बहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, जाओ खाओ, श्यावान को आगे चलकर ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ और गारंटी भी देता हूँ। खाने के 2 घंटे बाद छोटी लड़की सोने चली गई। माँ आज ओवरटाइम काम कर रही थी, इसलिए वह देर से घर आई। अब कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वह आखिरकार स्किल बुक सीख सकता था, इसलिए उसने उसे खोलना शुरू किया। एक पल में उसने सफलतापूर्वक डी रैंक स्किल बुक डिवाइन स्वॉर्ड ड्रॉ सीख ली। करंट स्किल स्लॉट्स 4 में से 2 हो गए। यह स्किल ट्रांसफॉर्म होकर SSS रैंक सेलेस्टियल फ्लोइंग लाइट बन गई। यानिंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, स्किल के इफेक्ट को महसूस करते हुए। यह 4000 मैना पॉइंट्स कंज्यूम करती है और एक सिंगल स्लैश रिलीज करती है। उस अटैक की पावर और एजिलिटी एक सेकंड के लिए 600% बढ़ जाती है, और यह अटैक एक डिस्ट्रक्टिव सोर्ड ऑरा के साथ आता है, जो पहले टारगेट पर सर्टेन प्रोबेबिलिटी के साथ इरेगुलर लिम्ब सेवरिंग इफेक्ट और स्पेशल फेटल ब्लो इफेक्ट ट्रिगर कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह एजिलिटी को 600% तक बढ़ा सकता है, भले ही यह सिर्फ एक सेकंड के लिए हो, लेकिन यह स्किल की स्लो अटैक स्पीड को कॉम्पेंसेट कर सकता है। मैंने सच में सही चॉइस की। इसके बाद अब मुझे इस सोर्ड स्किल को टेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कैबिनेट खोलकर एक आइटम निकाला, एक पॉइजन प्रूफ मास्क। अब याद आया, अगर मुझे स्पीड टेस्ट करनी है तो सिर्फ वही जगह सही है। 2 घंटे बाद नुआनफोंग सिटी के आउटस्कर्ट्स पर घना फॉग रहस्यमयी तरीके से घूम रहा था और हर जगह मॉन्स्टर्स रेंग रहे थे। यही जगह है किम नुआन रेजिडेंशियल एरिया। ये निंग को एक पुरानी याद आई। अपनी पिछली जिंदगी में उसने संयोग से पाया था कि इस रेजिडेंशियल एरिया में एक टियर 2 म्यूटेंट था, जिसकी स्पीड एंड एगिलिटी लगभग मैक्स थी और उसके पास एक बेहद कीमती ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट भी था। उसने नीचे एक लापरवाह नजर डाली और तुरंत वह उसके चिपचिपे स्लाइम से ढक गया। वह पीछे से ये निंग का पीछा कर रहा था और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह उस पर झपट पड़ा। उसका सक्शन कप माउथ पूरी तरह खुल गया, उसका सिर निगलने की कोशिश करता हुआ। ये निंग ने जल्दी से अपनी सोर्ड निकाली और कुछ बेसिक स्लैशेस में उसे गिरा दिया। किस्मत अच्छी थी कि वह सिर्फ एक ज़ॉम्बी था। अगर वह क्लाइंबर होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। इस स्वैम्प में उससे लड़ना हेल मोड से भी ऊपर होता, इसलिए वह तुरंत दूसरी जगह चला गया। एक पल में वह एक सुनसान वेयरहाउस के अंदर था। जैसे ही वह अंदर गया, हर जगह मॉन्स्टर्स छिपे हुए थे। अपनी पिछली जिंदगी में जब मैंने उससे लड़ाई की थी, मैं पहले से टियर 2 था, पूरी तरह ब्लू ग्रेड गियर से लैस, और फिर भी मैं बुरी तरह घायल हो गया था। अब मेरे करंट फिजिकल स्टैट्स थोड़े स्लो हैं। मुझे डर है कि क्लाइंबर मुझे टुकड़ों में फाड़ देगा। अगर मुझे सही याद है तो क्लाइंबर यहीं कहीं होना चाहिए। उसने सिर घुमाया और एक वेंटिलेशन फैन देखा। मुझे नहीं पता ये मेरी पिछली जिंदगी में यहाँ था या नहीं। उसने आयरन रंग्स का इस्तेमाल करते हुए सोचा, शायद मैंने तब ध्यान नहीं दिया। लगता है मैं इसका इस्तेमाल ट्रैप लगाने के लिए कर सकता हूँ। ये निंग ने उन्हें मोड़ दिया, उन्हें बाहर की ओर तेज स्पाइक्स की तरह सेट कर दिया। लगता था कि वह मॉन्स्टर को लूर करके इसी में फंसाना चाहता था। नीचे एक पडल से एक छिपा हुआ एलीट मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसने यानिंग को देखा और इनक्रेडिबल स्पीड से उस पर हमला कर दिया। उसने जल्दी से अटैक डॉज किया, जिससे वह सीधे दीवार से टकरा गया। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। अगर क्लाइंबर भी आ गया तो मैं गया। एलीट मॉन्स्टर दर्द में गरजा। ये इतनी जल्दी ट्रैप में फंस गया। ये ट्रैप सच में काम का है। तभी बिल्डिंग के पीछे कुछ तेजी से उछल रहा था। जो चीज वह बिल्कुल नहीं चाहता था वही हो गया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि मिड टियर सेकंड स्टेज म्यूटेंट क्लाइंबर आ चुका है। इस पॉइंट पर वह फंस चुका था। उस नौजवान ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा 1 वर्सेस 2 सिचुएशन फिर से होगा। 2 विशाल मॉन्स्टर्स के बीच खड़ा यानिंग पूरी तरह बिविल्डर्ड था। उसे यह भी महसूस हुआ कि क्लाइंबर की स्पीड उसकी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा तेज है, क्योंकि वह बहुत पास था। क्लाइंबर के करीब होने से उसके नेक्स्ट अटैक को डॉज करना आसान हो गया, लेकिन दूसरे एलीट मॉन्स्टर के अटैक को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं था। सोचने का समय बिल्कुल नहीं था। उसे हर हाल में क्लाइंबर के अटैक्स डॉज करने थे, लेकिन एक को डॉज करने का मतलब था कि दूसरा तुरंत हमला करेगा, जिससे उसे सिचुएशन के हिसाब से ब्लॉक करना पड़ता। उसका एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिका और जल्दी ही यानिंग निराश हो गया। वह ट्रैप पूरी तरह बेकार साबित हुआ और अब वह और भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो चुका था। डैम इट, ये तो पूरी तरह बैकफायर हो गया। हालांकि मैं यहाँ एक स्किल टेस्ट करने आया था। अब सिचुएशन बहुत डेंजरस हो गई है। सोर्ड विंडस्टॉर्म इस्तेमाल करना ज्यादा सेफ रहेगा, लेकिन अब सोर्ड स्टॉर्म से इन्हें खत्म करना नामुमकिन लग रहा है। क्लाइंबर की स्पीड बहुत फास्ट है, सोर्ड स्टॉर्म उसे हिट नहीं कर सकता, और मुझे एक साथ 2 म्यूटेंट्स के अटैक्स भी डॉज करने हैं। एक रैंकलेस इंसान के फिजिकल स्टैट्स इसे हैंडल नहीं कर सकते, तो अब मैं सिर्फ स्काई पियर्सिंग लाइट रे स्किल ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन ये क्विक ड्रॉ स्लैश है, एक सिंगल टारगेट अटैक। येनिंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने फिर से अपनी सोर्ड
स्वॉर्ड शीथ कर ली। दोनों मॉन्स्टर्स एग्रेसिव हो गए और एक साथ उस पर टूट पड़े। तभी उस नौजवान को अचानक याद आया, रुको, मुझे याद है स्किल डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि स्काई पियर्सिंग लाइट रे अटैक अपने साथ सोर्ड ऑरा भी कैरी करता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि सोर्ड ऑरा कितना लंबा है, लेकिन सेफ रहने के लिए मैं इसे सबसे छोटे नोन लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो मेरे हाथ की लेंथ प्लस सोर्ड की लेंथ प्लस सोर्ड ऑरा की लेंथ मिलाकर, भले ही स्काई पियर्सिंग लाइट रे सिंगल टारगेट स्किल हो, फिर भी यह दोनों मॉन्स्टर्स को एक साथ हिट करने के लिए काफी होना चाहिए। येनिंग ने बिना हिचकिचाए क्विक ड्रॉ स्लैश स्काई पियर्सिंग लाइट रे एक्टिवेट किया और दोनों पर एक साथ अटैक कर दिया। उस पावरफुल इंपैक्ट से एनर्जी हर तरफ फैल गई। मॉन्स्टर्स के बॉडीज के कई हिस्से गिर गए। यही सब कुछ बता देता है। ये निंग जो उनके बीच में खड़ा था, उसने एक ही अटैक में दोनों मॉन्स्टर्स को काट गिराया। स्किल डिस्क्रिप्शन में यह लिखा था कि यह पहले टारगेट पर इरेगुलर डिसमेंबरमेंट इफेक्ट डाल सकता है, लेकिन सोर्ड ऑरा में स्प्लैश इफेक्ट भी था। अगर उसे यह पहले पता होता तो वह एक साथ दोनों पर अटैक करने का रिस्क नहीं लेता। लेकिन फिर उसने सोचा यह भी पूरी तरह सही नहीं है, अटैक का इफेक्ट गारंटी नहीं है, इस स्किल पर अभी और रिसर्च करनी पड़ेगी। सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन भेजा, आपने एक हायर लेवल क्लाइंबर मिड टियर रैंक 2 म्यूटेंट को मार दिया है और बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिट एनर्जी एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। आपने एक रिवर गाइड हाई टियर रैंक 1 म्यूटेंट को मार दिया है और स्पिरिट एनर्जी एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ व्हाइट ग्रेड म्यूटेंट मटेरियल क्लाइंबर्स लेग प्राप्त किया है। आपको ब्लू ग्रेड म्यूटेंट मटेरियल जिन शी कोर मिला है। आपको ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट नंबिंग विंड क्लॉज भी प्राप्त हुए हैं। अभी जो रिस्क उसने लिया था उसके मुकाबले रिवॉर्ड्स पूरी तरह वर्थ इट थे। टीनफॉर्म मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के गार्ड पोस्ट पर उन्होंने पूरे एरिया में एक मैसिव एनर्जी वेव डिटेक्ट की। यह क्या है? इतना बड़ा एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशन पहले कभी नहीं देखा। हमें तुरंत अलार्म बजाना होगा। जैसे ही अलार्म बजा, सारे पर्सनल में हलचल मच गई। क्या हो रहा है? अलार्म अचानक क्यों बज गया? सबर्ब्स में एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुआ है। क्या किसी रैंक 3 अवेकेंड ने वहां एक्शन लिया है? हमारे टेनफंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कोई भी रैंक 3 अवेकेंड आज बाहर नहीं गए हैं। क्या कोई दूसरे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का हाई रैंकिंग ऑफिशियल यहाँ आया है या किसी दूसरे देश का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है? जल्दी किसी को वहां भेजो इन्वेस्टिगेशन के लिए। 20 मिनट बाद उन्होंने उस जगह को ट्रैक कर लिया जहां से ट्रेसेस आ रहे थे। मैंने पहले कभी ऐसी बैटल ट्रेसेस नहीं देखी। मुझे याद नहीं कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का कोई रैंक 3 अवेकेंड हाल ही में ऐसा मूव यूज कर रहा हो। रुको, इसे देखो। रेजिडुअल एनर्जी के हिसाब से इस इंसान की स्किल में कम से कम 4000 से ज्यादा स्पिरिट एनर्जी इस्तेमाल हुई है। 4000 स्पिरिट एनर्जी रिलीज करके भी पैरालाइज्ड हुए बिना एक्ट कर पाना, यह सिर्फ मिड टियर रैंक 3 मास्टर ही कर सकता है। ध्यान से देखने पर इंस्पेक्टर चौंक गया। ये इमरजेंसी है, ये हमारे ऑथोरिटी से बाहर है। हमें तुरंत ग्रैंड मार्शल को रिपोर्ट करना होगा। सब कुछ साफ करने के बाद यानिंग कैजुअली टेनफिंग सेफ जोन से वापस चल पड़ा। वह बहुत एक्साइटेड था। ये टेलीपोर्ट भी कर सकता है और एक्सप्लोजिव डैमेज भी देता है। सच में टॉप टियर इक्विपमेंट है जो मेरी पिछली जिंदगी की याद में 60,000 क्रेडिट पॉइंट्स में बिकता था। उम्मीद है इस जिंदगी में भी अच्छी कीमत मिले। अब देर हो चुकी थी, इसलिए सारे ऑफलाइन शॉप्स बंद थे। येनिंग ने सोचा कि इसे ऑनलाइन लिस्ट करके देखता हूँ। जैसे ही उसने सबमिट बटन दबाया, 1 सेकंड बाद ही किसी ने प्राइस पूछ लिया। इतनी जल्दी? हेलो, मुझे ये नंबिंग विंड क्लॉज चाहिए। क्या आप इसे थोड़ा डिस्काउंट पर बेच सकते हैं? येनिंग ने सीधे जवाब दिया, 60,000 क्रेडिट पॉइंट्स, कोई बार्गेनिंग नहीं। भाई, क्या मैं कुछ रिसोर्सेज जैसे स्किल इक्विपमेंट और फूड देकर क्रेडिट पॉइंट्स का कुछ हिस्सा रिप्लेस कर सकता हूँ? जब येनिंग ने रिप्लाई नहीं किया तो सामने वाला घबरा गया। बॉस, आप अभी भी ऑनलाइन हैं? कृपया इसे 30,000 में बेच दीजिए। ये निंग को यह सब मजेदार लग रहा था। इतने लोग खरीदना चाहते हैं, लगता है बेचने की चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने नेगोशिएशन शुरू की। भाई, मुझे फ्रेंड ऐड करो, डिटेल्स डिस्कस करते हैं। फाइनल प्राइस आपको सेटिस्फाई करेगा। अगर सच में लेना है तो क्रेडिट पॉइंट्स 30,000 से कम नहीं होंगे। बाकी आइटम्स जैसे व्हाइट ग्रेड इक्विपमेंट भी चलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ स्वॉर्ड टाइप स्किल्स चाहिए और स्पिरिट फ्रूट्स सबसे बेहतर होंगे। दूसरी तरफ का आदमी बेहद ईगर लग रहा था। ये टॉप टियर इक्विपमेंट है, चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं इसे जरूर खरीदूंगा। उसने तुरंत अपने लोगों को ऑर्डर दिया। ठीक है, ट्राइब के सारे इक्विपमेंट का इन्वेंट्री निकालो, खासकर सोर्समैन क्लास से जुड़े हुए। समझ गया चीफ, हम तुरंत करते हैं। आधे घंटे की खोज के बाद वे रिजल्ट्स लेकर लौटे। चीफ, जितना इक्विपमेंट मिल सकता था सब यहाँ है। थोड़ा सोचने के बाद भी चीफ को लगा कि यह काफी नहीं है। मुझे लगता है यह अभी भी कम है। मुझे आइटम रिजर्व करने के लिए डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। अब जल्दी से पैसे इकट्ठा करो। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद यानिंग के अकाउंट में क्रेडिट पॉइंट्स का डिपॉजिट ट्रांसफर हो गया। वह नौजवान काफी सेटिस्फाइड दिख रहा था। क्या यह आदमी इक्विपमेंट को इतना ज्यादा पसंद करता है? अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हुए उसने सोचा, जब तक मैं मरा नहीं था तब तक मेरी माँ और शावान हमेशा डर में जीती थी। एक भी अच्छा दिन नहीं देखा। अब जब मैं रिबॉर्न हुआ हूँ और मेरे पास रिसोर्सेज हैं, अगर मैं उन्हें फिर से सफर करने दूं तो ये रीबर्थ बेकार हो जाएगी। मुझे अपनी माँ और शावान को सबसे अच्छी जिंदगी देनी होगी। चीफ ने मैसेज भेजा, बॉस, बाकी चीजें कलेक्ट की जा रही हैं, कल तक सब भेज दिया जाएगा। अगली सुबह टीएनफोन रियल एस्टेट कंपनी में काफी भीड़ थी। जैसे ही वह अंदर गया, एक स्टाफ मेंबर ने उसे बड़े उत्साह से ग्रीट किया। हेलो, आप किस टाइप का हाउस खरीदना चाहते हैं? क्या आप पहले यहाँ आए हैं? यानिंग अपनी छोटी बहन को साथ लेकर आया था, जो इस सारी चमक दमक को देखकर हैरान थी। मुझे सबसे अच्छा हाउस चाहिए,
जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे जल्दी है। क्या कोई ऐसा हाउस है जिसमें तुरंत मूव इन कर सके? फीमेल एम्प्लॉई ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और मन ही मन सोचा, एक लेवल 0 अवेकेंड यहाँ हाउस देखने आ गया, यहाँ की एक ईंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने कहा, सबसे अच्छा हाउस 40,000 क्रेडिट पॉइंट्स का है, बहुत महंगा है। आप वहां जाकर 2,000 वाले ऑप्शंस देख लीजिए, मुझे बाकी कस्टमर्स भी अटेंड करने हैं। येनिंग ने कॉन्फिडेंटली कहा, जरूरत नहीं है, 40,000 क्रेडिट पॉइंट्स ठीक है, अभी पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। फीमेल एम्प्लॉई ने उसे चैलेंज किया, अगर पैसे हैं तो अभी ट्रांसफर करो, आज ही मूव इन कर सकते हो, कैसा रहेगा? उसने बाहर से तो यह कहा, लेकिन अंदर से वह उसे तुच्छ समझ रही थी। यह आदमी तो बिल्कुल गरीब लग रहा है, यहाँ आकर बकवास कर रहा है। अगर पैसे नहीं है तो निकल जाओ और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। येनिंग ने अपना डिवाइस खोला और उससे थोड़ा वेट करने को कहा। फोन में उसका बैलेंस 13,000 क्रेडिट पॉइंट्स दिखा। इनसफिशिएंट क्रेडिट पॉइंट्स, ट्रांजैक्शन फेल्ड। अब एम्प्लॉई और ज्यादा इरिटेटेड हो गई। अरे भाई, क्या तुम यहाँ मजाक करने आए हो क्योंकि तुम गरीब हो? तुम्हारे कुछ मिनट बहुत कीमती होंगे क्या? बस वेट करो और हजारों क्रेडिट पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना? श्यावान कंफ्यूज्ड और बेचैन दिख रही थी। तभी अचानक एक नया मैसेज आया। सामने वाला यानिंग से डील नेगोशिएट कर रहा था। बॉस, टाइम थोड़ा कम था, मैं सिर्फ 39,375 क्रेडिट पॉइंट्स ही अरेंज कर पाया, साथ में कुछ इक्विपमेंट और स्पिरिट फ्रूट्स भी हैं। क्या डील हो सकती है? भेजे गए इक्विपमेंट में व्हाइट ग्रेड टैक्टिकल आर्मर, म्यूटेटेड बीस्ट हाइड से बना 2 व्हाइट ग्रेड शोल्डर पैड्स, 1 व्हाइट ग्रेड आर्म गार्ड, टैक्टिकल लेदर पैंट्स, 1 व्हाइट ग्रेड रिंग और 6 व्हाइट ग्रेड स्पिरिट फ्रूट्स थे। येनिंग ने तुरंत ट्रेड एक्सेप्ट कर लिया। नोटिफिकेशन की डिंग आवाज के साथ ही फीमेल एम्प्लॉई के चेहरे पर शॉक साफ दिखने लगा। 39,375 क्रेडिट पॉइंट्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। उसका बिहेवियर तुरंत बदल गया। वह मुस्कुराते हुए बोली, बिग ब्रदर, आप सच में यंग टैलेंट हैं, इतनी कम उम्र में इतने रिच, मैं सच में प्रभावित हूँ। येनिंग ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, ट्रांसफर हो सकता है या नहीं? नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लूं। एम्प्लॉई तुरंत बोली, बिग ब्रदर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप जो कहेंगे मैं सब करूंगी, आपको पूरी तरह सेटिस्फाई करूंगी। ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद येनिंग और उसकी बहन को एक शानदार और आलीशान हाउस दिखाया गया। श्यावान अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। भैया, क्या हम सच में अब यहाँ रहेंगे? हाँ, अब से श्यावान को जंकयार्ड में स्कैवेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये कीज लो और बाद में माँ को यहाँ ले आना। ठीक है। उसने अपनी बहन को ये काम सौंप दिया क्योंकि उसे बाहर कुछ काम था। रात हो चुकी थी और वह नौजवान एक बिल्डिंग की रूफटॉप पर चढ़ गया। क्लाइंबर को मारने से मिले रिसोर्सेज लगभग खत्म हो गए हैं, मुझे जल्दी रीस्टॉक करना होगा। तिएनफोंग के आसपास के हाई लेवल म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स को आर्मी ने पहले ही साफ कर दिया है। बाकी ग्राइंडिंग स्पॉट्स ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते हैं, लेकिन वे सिर्फ लो लेवल अवेकेंड के ट्रेनिंग के काम आते हैं। अभी सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, कॉर्प्स सी एकेडमी। ये तिएनफन सेफ जोन के बाहर एक डंजन है जहां स्पिरिट फ्रूट्स ड्रॉप होते हैं और वहां टियर 2 म्यूटेंट्स भी हैं। इसके अलावा क्लियरेंस रेटिंग के हिसाब से स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलता है। अभी तक किसी ने हाईएस्ट रेटिंग अचीव नहीं की है, यानी स्पेशल रिवॉर्ड अभी भी अवेलेबल है और मेरे पास SSS रैंक स्किल है, इसलिए मैं कॉर्प्स सी एकेडमी क्लियर कर सकता हूँ। यह सोचकर वह बिल्डिंग से नीचे कूद गया। सिस्टम ने पूछा, क्या आप सी रैंक डंजियन कॉर्प्स सी एकेडमी में एंटर करना चाहते हैं? इस डंजियन के लिए करंट लेवल रिस्ट्रिक्शन टियर 2 है। येनिंग ने तुरंत कंफर्म किया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि मैच सक्सेसफुल है। इस डंजियन में करंट नंबर ऑफ पीपल 14। डंजन 1 मिनट में शुरू होगा। करंट सेटिंग नॉर्मल बैकग्राउंड है, कोई सुपरनैचुरल या स्पेशल इवेंट नहीं है। डंजन के एनिमीज ज़ॉम्बी म्यूटेंट्स और कुछ ह्यूमंस हैं। टाइमलाइन अपोकलिप्स शुरू होने के 7 दिन बाद की है। ज़ॉम्बीज ने एकेडमी पर कब्जा कर लिया है। बेसिक मिशन कंप्लीट करने पर आप डंजन छोड़ सकते हैं। येनिंग खुद को एक क्लासरूम में कई लोगों के साथ खड़ा पाया। वह अभी भी सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल को ध्यान से देख रहा था। करंट बेसिक मिशन 12 घंटे तक एकेडमी में सर्वाइव करना। इस दौरान आप एकेडमी छोड़ नहीं सकते। मिशन रिवॉर्ड, रैंडम व्हाइट ग्रेड आइटम एंड 4 स्पिरिट एनर्जी एक्सपीरियंस पॉइंट्स। तुम नीचे दिए गए मिशंस में से कोई भी चुन सकते हो। हेडलेस फीमेल ज़ॉम्बी को एलिमिनेट करो, D रैंक डिफिकल्टी। बुचर म्यूटेंट को एलिमिनेट करो, C रैंक डिफिकल्टी। एकेडमी के अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट करो, C रैंक डिफिकल्टी। एक ब्लॉन्ड यंग मैन जिसका नेम गाओ युन था, फ्रीक के पीछे खड़ा था। क्या यहाँ किसी ने पहले इस कॉर्प्स सी डंजन को रन किया है? मैंने इसे एक बार किया है, अगर किसी और ने नहीं किया है तो मैं खुद को टीम लीडर नॉमिनेट कर सकता हूँ, एक आदमी ने सपोर्ट में कहा। मैंने सुना है कि एकेडमी की डिफिकल्टी बहुत हाई है, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो प्लीज टीम को लीड करो। गाओ युन ने सीरियस एक्सप्रेशन लगाया। इस डंजन की डिफिकल्टी सभी टियर 2 डंजन्स में हाई मानी जाती है। अगर हम अच्छी तरह कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो बहुत आसानी से वाइप आउट हो सकते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने नोटिस किया कि ये निंग अभी भी पीछे मुंह करके खड़ा था, जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। गाओ युन के पास उसे आवाज देने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। अरे तुम लेवल 0, एक लेवल 0 बच्चा इस डंजन में आ रहा है, क्या तुम बस जल्दी मरने का तरीका ढूंढ रहे हो? तुम गलत डंजन में हो किड। क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि ये टियर 2 डंजन है? ये
निंग ने एक भी शब्द नहीं कहा, बस हल्का सा पीछे मुड़कर देखा और वो आदमी डर गया। होली क्रैप, ये लेवल 0 बच्चा थोड़ा सिनिस्टर लग रहा है। यहाँ लेवल 0 क्या कर रहा है? हमारे पास तुम्हें बेबीसिट करने का टाइम नहीं है, तो अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते तो दूर ही रहो, हमें नीचे मत खींचो। कुछ देर बाद गो यून ने हाथ हिलाकर कहा, छोड़ो, बस हमारे पीछे रहो और कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स लीच कर लो। आखिर एक लेवल 0 को इम्प्रूव करने का मौका तो चाहिए। लेकिन सब लोग ध्यान दें, इस डंजन का बेसिक रिवॉर्ड सिर्फ एक वाइट ग्रेड आइटम है। मुझे यकीन है कि तुम सब हाई डिफिकल्टी मिशंस के लिए आए हो, इसलिए मेरी वार्निंग ध्यान से सुन लो। बिल्कुल भी कोई मिशन अपने आप एक्सेप्ट मत करना, समझ गए? पिछली बार जब मैंने ये डंजन रन किया था, मुझे ये बातें पता नहीं थी और मैंने एक साथ 2 बॉसेस खींच लिए थे। उसके रिजल्ट में मेरे ज्यादातर टीममेट्स मारे गए। हमें 2 पीक टियर 2 टीममेट्स पर डिपेंड करना पड़ा, जिन्होंने अपनी जान रिस्क में डालकर मुश्किल से इसे क्लियर किया। मैं उस समय डर के मारे कांप गया था और मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब तो मैं उसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता। ये निंग अभी भी सिस्टम स्क्रीन पे फोकस्ड था। अगर ऐसा है तो मेरे स्टैट्स अभी भी थोड़े कम है। लगता है मुझे स्पिरिट एनर्जी फ्रूट्स पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जहां तक मुझे पता है, कई टियर 2 अवेकनर्स के पास कुल मिलाकर 18 स्टैट पॉइंट्स भी नहीं होते, लेकिन मेरा स्ट्रेंथ स्टैट पहले ही 17 तक पहुंच चुका है। मेरा स्टैट पैनल किसी टियर 2 एबिलिटी यूजर्स से ज्यादा अलग नहीं है। ये स्टैट्स और मेरे 2 SSS रैंक स्किल्स डेफिनेटली कॉर्पसेक एकेडमी को स्वीप करने के लिए काफी हैं। अब ये निंग का पूरा शरीर पावर और मोमेंटम से भरा हुआ था। गोयुन ने एरोगेंटली सबको इंस्ट्रक्शंस दिए, प्रोटेक्टिव बैरियर अब डिसअपियर होने वाला है। सब लोग पहले हेडलेस फीमेल जंबी मिशन को टारगेट करो। ये बॉस मिड टियर है, हम 14 लोग मिलकर इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं और ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे। कैप्टन, हम सब आपके कमांड्स फॉलो करेंगे। ग्रुप की एक कर्वी लड़की ने अपनी फेमिनिन वेज से माइंड गेम्स खेलना शुरू किया। कैप्टन, अगर बाद में कोई डेंजर आया तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी। ठीक है। ग्रुप तुरंत निकल पड़ा। एकेडमी के चारों तरफ का प्रोटेक्टिव बैरियर वैनिश हो गया और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उन्होंने देखा कि ये निंग आगे की तरफ दौड़ पड़ा। सबके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क्स आ गए। ये क्या? वो लेवल 0 आदमी आगे क्या कर रहा है? वो अकेला ही अंदर घुस गया। डैम इट, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे मरने का शौक है? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या उसके एक्शंस हम पर इफेक्ट डालेंगे? ताओ वैन ने हाथ उठाकर कहा, वो बस एक लेवल 0 प्लेयर है, उसे इग्नोर करो। सब लोग मेरे पीछे रहो और फॉर्मेशन मत तोड़ो, फोकस करो, हम साथ में मूव करेंगे। एरिया धीरे धीरे और ज्यादा डेजोलेट और कोल्ड होता जा रहा था। येनिंग सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी उसे अचानक मदद के लिए आवाज सुनाई दी, बिग ब्रदर प्लीज हमें बचाओ, हम यहाँ फंसे हुए हैं, क्या तुम हमें बाहर ले जा सकते हो? वो दिखने में इंसान जैसे थे, लेकिन येनिंग पहले ही उनकी असली फॉर्म समझ चुका था। वो कैजुअली उनके पास से निकल गया और हर एक को एक किक भी मार दी। मेरी पिछली लाइफ के टीममेट्स ने तुम्हें डंजन के साइड क्वेस्ट NPC समझा था, इसलिए वो तुम्हें बचाने के लिए रुक गए थे, लेकिन तुमने उन पर एम्बुश करके उन्हें ब्रूटली मार डाला था। वो सीन मैं आज तक नहीं भूल पाया, आंख बंद करने पर भी नहीं। डंजियन सबसे आसान जगह है बेस्ट गियर पाने के लिए। मैं पहले रूफटॉप पर जाऊंगा, फिर हिडन बॉस को ल्योर करके स्टॉर्म स्वॉर्ड से सबको खत्म कर दूंगा। इस बीच दूसरी टीम अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये जंकयार्ड हेडलेस फीमेल कॉर्प्स का स्पॉन पॉइंट है। एंगेज करने से पहले छोटे मॉब्स से लड़ाई अवॉइड करने की कोशिश करो। पूरी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, कमांड्स को फॉलो करते हुए। जितने ज्यादा मॉब्स तुम शुरुआत में मारोगे, उतने ही ज्यादा फ्रेंजी में वो बाद में जाएंगे। बॉस से सीधे लड़ना एक्चुअली लोएस्ट डिफिकल्टी है। पहले बॉस को मारने के बाद डंजियन मॉब्स कलेक्टिव फ्रेंजी में चले जाएंगे। उस समय हम छिप जाएंगे, हम फ्रेंजी बफ खत्म होने का इंतजार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके पीछे चल रही ब्लैक हेयर्ड लड़की उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। कैप्टन, आपके रहते ये डंजन क्लियर करना बहुत आसान होगा। उसके पीछे खड़े लड़के ने उसे चुप रहने को कहा। चुप रहो, वहां देखो, क्या वो बॉस है? सिस्टम ने हेडलेस फीमेल कॉर्प्स के अटैक की अनाउंसमेंट की। ये एक मिड टियर स्टेज 2 म्यूटेंट था। वो एक टूटी हुई कार के ऊपर खड़ा था, डीमन जैसा फेस और हाथ में स्कल पकड़े हुए। हेडलेस फीमेल कॉर्प्स ने साओवान को देखा, जो एक बेकार शील्ड के साथ झांक रहा था। वो आगे बढ़ा और हकलाते हुए बोला, मैं डिफेंस टाइप हूँ, मैं मॉन्स्टर का एग्रो होल्ड कर सकता हूँ, सब लोग अटैक करो। ये टीम पूरी तरह मैसी थी। आर्चर क्लास वाला प्लेयर आगे बढ़ा और अटैक शुरू किया। बॉल्ड आदमी ने घबराते हुए कहा, कैप्टन थोड़ा राइट मूव करो ताकि मैजिक अटैक फ्रेंडली फायर से बच सको। शील्ड ने थोड़ी देर के लिए फीमेल कॉर्प्स के मैजिक को रोका तो सैल्वन को लगा उसे अच्छा मौका मिल गया है। वो जंप करके काउंटर अटैक करने गया, लेकिन एक पल में फीमेल कॉर्प्स गायब हो गई। लगभग 3 सेकंड्स बाद वो अचानक आर्चर के ऊपर प्रकट हुई। कैप्टन, ये क्या हो रहा है? बॉस हमारे पास क्यों आ गया? ताओ ऑकवर्ड होकर बोला, सॉरी, मैं अभी होल्ड नहीं कर पाया। जोवेन ने फिर से शील्ड एक्टिवेट करने की कोशिश की। अब ठीक है, सब लोग सेम रिदम में अटैक जारी रखो। उसी समय येनिंग अकेला खड़ा ऑब्जर्व कर रहा था और गहराई से सोच रहा था, बचर म्यूटेंट यहीं होना चाहिए, मुझे दिख क्यों नहीं रहा? चलो क्वेस्ट चेक करता हूँ। ये क्या? वेट अ मिनट, बुचर को मारने वाला ऑप्शनल क्वेस्ट गायब हो गया। मैंने तो क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, तो किसने किया? दूसरी तरफ मॉन्स्टर अपनी तलवार लेकर पीछे से एक लड़के पर हमला कर देता है और उसे वहीं खत्म कर देता। तब बाकी सभी टीममेट्स एक और मॉन्स्टर को देखकर घबराने लगते हैं और सभी लोग हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि दूसरा बॉस क्यों आ गया। असल में यह गाओ युन लड़का बड़ा ही चालाक था। उसने बिना किसी से पूछे क्वेस्ट एक्सेप्ट किया था। वह सोच रहा था, मैं एक नेचुरल डिफेंस टाइप के रूप में अवेकन हुआ हूँ, तो जब मैं मॉन्स्टर से लड़ता हूँ तो हाई डैमेज नहीं
नहीं दे सकता। क्वेस्ट सेटल होने के समय अच्छे गियर के लिए प्रायोरिटी पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर बॉस की हेल्थ बस थोड़ी सी बची हो और मेरी सारी टीममेट्स मर चुकी हों, तो जो अकेला जीवित रहकर क्वेस्ट कंप्लीट करेगा उसे अच्छा गियर मिलेगा, चाहे क्लियर रेटिंग उतना अच्छा ना हो। इसके बाद गोयुन ने एक जबरदस्त एक्टिंग किया, खुद को बेखबर दिखाते हुए, और ब्लेम भी डाल दिया। किसने क्वेस्ट एक्सेप्ट किया था? क्या वो लेवल 0 वाला लड़का जिसने पहले भाग कर गया था? मैं गोयुन उस लड़के के चालाक प्लान को सफल नहीं होने दूंगा। उसने बहादुरी का नाटक किया और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए अपना शील्ड निकाल लिया और सबसे कहा, मैं मॉन्स्टर को अकेले संभालता हूँ, तुम लोग बस पूरी ताकत से हमला करो। गोयुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हुए पूरी टीम को फिर से मैनिपुलेट किया। ये निंग जो ऊपर से देख रहा था ने सब कुछ सुना। उसका गुस्सा उभर आया, तो तुम मुझे दोष दे रहे हो और सारा गियर खुद के पास रखना चाहते हो। अच्छा प्लान है, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने गलत आदमी को चुन लिया। इस इंस्टेंस डंजन में 2 हिडन बॉसेस हैं। उसके बाद ये निंग ने हिडन मिशन एक्सेप्ट किया। सिस्टम नोटिफिकेशन, एक्सेप्टेड क्लास सी मिशन, किल द विदर्ड बोन म्यूटेंट, एंड क्लास बी मिशन, किल द कोर्प्स लॉर्ड। दोनों मॉन्स्टर्स एक ही साथ समन हुए। ये निंग ने निडर होकर अपनी वेपन खींची और मॉन्स्टर्स की ओर वेपन पॉइंट करते हुए कहा, बस खड़े मत रहो, आओ मेरे साथ खेलो। जैसे ही वे दोनों एक साथ उस पर हमला करने दौड़े, ये निंग ने एक फ्लिप मारी और जैसा कि उसने सोचा था नीचे कूद पड़ा और कहा, लगता है वे सब पीछे आ रहे हैं। एक्सीलेंट। गाओ युन ने भ्रमित होकर ऊपर देखा और सोचा, क्या ये वही लेवल 0 वाला लड़का है? ये निंग उसी के पास उतरकर खड़ा हुआ। गाओ युन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्या वह यहाँ कैसे? तभी दोनों मॉन्स्टर्स भी नीचे कूद पड़े। गाओ युन अपनी जगह पर फ्रीजन हो गया, उसे देखता रह गया और गाओ युन सोचता है, मेरे तो एल लग गए। ये निंग ने उसे सांत्वना देते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा और टीज करते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खेलना पसंद करते हो? जाओ इन 4 बॉसेस के साथ मजे करो। गाओ युन पूरी तरह से डर गया जब उसे एहसास हुआ कि ये निंग ने सभी मिशंस एक्सेप्ट कर ली हैं। ये निंग उसके पास से फिसलते हुए कान फुसफुसाया, मुझे तुमसे ऐसे अनफेयर स्थिति में डालने के लिए माफी चाहिए। गाओ युन इतना गुस्से में था कि वह खून उगलने वाला था। वह पहले ही योजना बना चुका था कि इन अवेकनर्स से लड़ेगा, बॉस से निपटेगा और आखिरी 3 घंटे उसमें लगाएगा, लेकिन उसका सारा प्लान इस लेवल 0 लड़के ने खराब कर दिया। अब उसके पास अपने बेकार जीवन को बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सबको चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया, सब लोग रूफटॉप पे भागो। दूसरे लोग देखे कि उनके लीडर ने भागना शुरू किया और वे भी उसकी तरह भागे। ये निंग सोच रहा था, ये ठीक है, सबको लेक्चर हॉल में इकट्ठा करने से सफाई करना आसान होगा। जैसे ही वे अंदर भागे, टीम का एक अवेकनर पागल हो गया और उसने अपना सारा गुस्सा ये निंग पर निकाल दिया। तुम घटिया हो जो सभी को नीचे खींच लाते हो, मैं तुम्हें इसका बदला जरूर लूंगा। जब यह व्यक्ति हमला करने आया तो ये निंग ने आराम से उस हमले को डॉज किया। तब वो लड़का सोचने लगा, क्या हो रहा है, मैं लेवल 2 स्लेशर हूँ, ये निंग लेवल 0 है, उसे तो ये डॉज नहीं करना चाहिए था, है ना? फिर ये निंग ने बोलते हुए कहा, तुम्हारी टीममेट जंग ताओ के हाथों मरी थी, मैंने वह मिशन एक्सेप्ट नहीं किया था। ये सुनकर सभी के चेहरे ब्लैंक हो गए। क्या? उन्होंने गोयुन की आलोचना करना शुरू किया। तुमने जानबूझकर उस डिसेबल्ड लड़की को छोड़ दिया ताकि जंगदाओ को नुकसान हो, है ना? तुम हमें कैनन फोडर की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे और फिर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स खुद के लिए लेना चाहते थे। गोयुन हकलाते हुए यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या कहे। फिर उसने कहा कि अब समय इंटरनल फाइटिंग का नहीं है। उस किड ने पहले ही सारे सब्सिक्वेंट मिशंस एक्सेप्ट कर लिए हैं। म्यूटेंट्स जल्द ही यहाँ होंगे, हमें यहाँ बचने के लिए इस जगह को डिफेंड करना होगा। डिफेंड माय आलू, 4 पीक लेवल 2 म्यूटेंट्स, हम उन्हें कैसे डिफेंड करेंगे? ये तो कॉर्प्स मोनार्क के बारे में क्या कहेंगे? वह पीक लेवल 2 पर है। टीम के एक सदस्य ने, जो बहुत शोर कर रहे थे, चिढ़ते हुए चिल्लाया, चुप हो जाओ, इस बिल्डिंग को लेवल 3 के बिना डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वह कॉर्प्स लेडी और बाकी 3 बड़ी वाले हैं, वे बस बाहर से ही चढ़ सकते हैं। हम 2 टीमों में बंटकर 3 हेडेड म्यूटेंट से रेंज्ड अटैक्स ब्लॉक करेंगे। बाकी लोग कॉर्प्स लेडी और ज़ॉम्बीज की होर्ड्स को मेन एंट्रेंस पर रोकेंगे। अगर हम यहाँ जिंदा निकलते हैं तो मैं गोयुन और उस लेवल 0 किड के सिर जरूर काटूंगा। मॉन्स्टर्स बिल्डिंग पर चढ़ने लगे। यह लड़का बड़ा शोर करता है, ये निंग ने सोचा। चलो देखते हैं कि वह कितनी देर तक टिकता है। टीम ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की, रेडियो एक्टिव फ्लेम्स और आइस टेंटिकल्स अनलीश्ड किए। फायर की पावर से एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। कुछ ही देर में चारों बॉसेस ऊपर चढ़ गए थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह कितना तेज था। वे घबराए हुए थे। हमारी फुल पावर अटैक्स उन्हें बिल्कुल नहीं रोक पा रही हैं। इस रेट पर हम सब मारे जाएंगे, हमारी एनर्जी खत्म हो रही है। सभी लोग पैनिक करने लगे। मैं फंस चुका हूँ, मुझे लड़ना होगा, सब खत्म। कुछ देर बाद ये निंग ने सबसे कहा, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो मेरे बाद कूदो। सभी भ्रमित हो गए थे जब उन्होंने देखा कि ये निंग जंप कर रहा था। क्या हो रहा है? क्या वह पहले सरेंडर कर रहा है? क्या पागल है? एकदम वेस्ट। ये निंग ने कुछ फ्लिप्स किए और एक मैसिव एक्सप्लोजन ने सब कुछ हिला दिया। वे ऊपर देख रहे थे, एक शक्तिशाली एनर्जी प्रेशर को महसूस करते हुए। क्या उस लेवल 0 लड़के ने यह एक्सप्लोजन किया? ये कैसे हो सकता है? इस समय वे सबको ओनालिन जाने का फैसला करना पड़ा। वे एक साथ ये निंग के पीछे
कूद पड़े। अब सिर्फ गो यून खड़ा रह गया था, डरते हुए कि कूदने पर और भी भयानक मौत का सामना करना पड़े। मैं डिफेंस टाइप हूँ, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो शायद मैं बच सकता हूँ। ये निंग ने घमंड से मुस्कुराया। गाओ यून, तुम सही थे कि कूदने से बच गए। उसने सोर्ड फ्लो स्टॉर्म एक्टिवेट किया और पूरी रूफटॉप को उड़ाने के लिए तैयार हो गया। गाओ यून ने अपने शील्ड से रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह उसके लिए बहुत ज्यादा था। बाकी लोग मिड जंप में थे, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह काम लेवल 0 लड़के का था। सफेद धुआं चारों ओर फैलने लगा। इतनी बड़ी एक्सप्लोजन के साथ बॉस को एक इंस्टेंट में एनाइलेट कर दिया गया। गाओ यून भी वेपराइज्ड हो गया। अब पूरी टीम को समझ में आ गया कि ये निंग ने चुनौती का सामना करने का साहस क्यों किया। इस लेवल की शक्ति कम से कम तीसरी रैंक की होनी चाहिए। काम खत्म करने के बाद ये निंग एकदम बैडएस दिख रहा था, पूरी तरह से बेदाग और बिना किसी खरोंच के। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और समूह की ओर से माफी मांगी। मास्टर, हम आपकी महानता को पहचान नहीं पाए थे और पहले आपके प्रति आदर नहीं दिखाया, आर्चर ने हकलाते हुए समझाया। जब मैंने पहले लेवल 0 डॉग के बारे में कहा था तो मैं सच में आपके बारे में नहीं बोल रहा था। कोई बात नहीं, वह मायने नहीं रखता। अब अगले काम पर ध्यान दो। सभी बाकी बची हुई ज़ॉम्बीज को ढूंढकर निपटाओ। ये कोई समस्या नहीं होगी, है ना? सभी ने एक साथ सिर झुका दिया और तुरंत येनिंग के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह वहां से चले गए, वे उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें सुंदर, युवा और अद्वितीय रूप से शक्तिशाली कह रहे थे। लगता था कि वह युवक पूरी तरह से येनिंग पर फिदा हो चुका था। इस बीच येनिंग पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए था। उसे याद आया कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में सुना था कि सिरविहीन महिला ज़ॉम्बी के पास एक छुपा हुआ ब्लू गेट इक्विपमेंट था। वह रुका और आधा खोपड़ी पड़ा हुआ देखा। लड़ाई इतनी विनाशकारी थी कि कुछ भी ढूंढना मुश्किल था। अचानक उसे हल्की सी चमक दिखाई दी। वह गया और चेक किया और आखिरकार उसे मिल गया। आपने एक ब्लू ग्रेड आइटम प्राप्त किया है, रिजेंटफुल स्कल। इस आइटम के प्रभाव 2 शाखाओं में बांटे गए हैं, साइकोकिनेसिस और मेंटल प्रोब। इसे उपयोग करने के लिए इसे अपने माथे पर रखना होगा। यह स्कल सच में एक साइकिक टाइप के लिए बहुत उपयोगी था। अब तक साइकिक टाइप्स को हमेशा तुच्छ समझा जाता था, मुख्य रूप से क्योंकि वे अन्य अवेकन टाइप्स की तरह कॉन्क्रीट अल्टीमेट स्किल्स मटेरियलाइज नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वे टेंजिबल डैमेज भी नहीं दे सकते थे। अब इस बफ के साथ साइकिक टाइप्स का उभरना आखिरकार संभव हो गया था। जैसे ही येनिंग ने इसे अपने सिर पर रखा, आइटम ने एक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ दी, जिससे उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द हुआ। अब वह साइकोकाइनेटिक पावर से भरा हुआ था। उसने तुरंत इसका परीक्षण एक विशाल गिरते हुए पत्थर पर किया। बस 1 सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित करने के बाद वह इसे चकनाचूर करने में सफल हो गया। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था और एक हमला आदेश दिया। येनिंग ने सोचा, अच्छी शक्ति है, यह निश्चित रूप से तब और भी मजबूत होगी जब मैं लेवल अप करूंगा। अब मेंटल प्रोब का परीक्षण करते हैं। उसने दोनों हाथों से माथे पर रखा और दूसरी टीम की स्थिति चेक की। संपूर्ण स्थिति, हर एक व्यक्ति की हलचल येनिंग के दिमाग में दिखने लगी। इसमें उनकी सटीक स्थिति और उनके मुझसे दूरी भी शामिल थी। यह प्रतीत होता था कि अधिकतम डिटेक्शन रेंज 29 मीटर थी, लेकिन फिलहाल के लिए यह काफी था। जैसे ही उसने यह सोचा, सिस्टम ने अनाउंस्ड किया कि हाई एकेडमी में सभी ज़ॉम्बीज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। सभी मिशंस अब पूरी हो चुकी थीं। डंजन से बाहर निकलने का विकल्प शुरू हो गया। बाहर निकलते ही रिवॉर्ड उसकी डंजन में प्रदर्शन के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। येनिंग के लिए उसकी कंप्लीशन रेट 100% थी, जिससे उसे SSS रैंक मिला। रैंडम रिवॉर्ड थे, एक ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट, 6 व्हाइट ग्रेड इक्विपमेंट, 3 रैंडम एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक B रैंक स्किल बुक, ब्लडी बुचर, विदर्ड बोन और कॉर्प्स मोनार्क को हराने के लिए। हालांकि कम लेवल पर था, उसने अतिरिक्त 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त किए। पुरस्कार बहुत उदार थे। जब वह वापस लौटेगा तो वह व्हाइट ग्रेड इक्विपमेंट को ऑनलाइन बेच सकता था। येनिंग का वर्तमान लेवल भी अब लेवल 1 के पीक तक पहुंच चुका था। उसे जल्द ही एक रैंक अप क्वेस्ट स्वीकार करना था ताकि वह आगे बढ़ सके। वह उत्सुकता से चेक करने गया कि उसे कौन सा ब्लू ग्रेड आइटम मिला। जब उसने खोला तो उसे पता चला कि उसका ब्लू ग्रेड आइटम था थंडरिंग बूट्स। इक्विपमेंट एट्रीब्यूट्स, एजिलिटी +2, रनिंग स्पीड में 20% और जंपिंग पावर में 20% का इजाफा। इसके इक्विपमेंट इफेक्ट में एक पैरालिसिस इफेक्ट है जिसका कोई खर्च नहीं है। इसके इक्विपमेंट स्किल में थंडर एप को एक्टिवेट करने से एजिलिटी में 10 पॉइंट्स का इजाफा होता है 2 सेकंड के लिए और एक चार्ज अटैक प्राप्त होता है। एक अटैक जिसमें 10 बोनस एजिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वह अब एजिलिटी टाइप बन गया? उसने इसे बेचने का फैसला नहीं किया, बल्कि थंडरिंग बूट्स पहनकर रैंक अप क्वेस्ट लेने गया। थोड़ी देर बाद वह टॉन्फिंग नाइट मिशन सेंटर गया और कर्मचारी से रैंक अप क्वेस्ट देने को कहा। क्वेस्ट्स पढ़ने के बाद उसने दूसरे रैंक के सभी 4 क्वेस्ट्स को स्वीकार करने का फैसला किया। लड़की चौंक गई, यह सोचते हुए कि उसने शायद कुछ गलत सुना। क्या कहा तुमने? सभी 4 क्वेस्ट्स एक्सेप्ट करना? क्या तुम पागल हो या मैं सपना देख रहा हूँ? येनिंग की जानकारी को दोबारा चेक करने के बाद लड़की अविश्वास में हंसी। वह सच में लेवल 0 है? हाँ, तो तुम सपना देख रहे हो, लेकिन इसे छोड़कर सभी 4 क्वेस्ट्स एक साथ एक्सेप्ट करना। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? सिस्टम अवेकनर्स के अलावा बाकी सभी एक-एक क्वेस्ट
टेस्ट करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि एक क्वेस्ट फेल होने पर पेनल्टी कितनी गंभीर होती है? येनिंग ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, एक क्वेस्ट फेल करने पर मेरी मेन एट्रीब्यूट से 50% कट जाएगा और अगर मैं सब फेल कर दूं तो मैं एक या यहाँ तक कि मर भी सकता हूँ। मैं सच में इस परिणाम को सहन कर सकता हूँ। येनिंग ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, टेस्ट रिजल्ट्स दिखाते हैं कि आप फर्स्ट ईयर के पीक पर हैं। अब क्या आप मेरे लिए क्वेश्चंस प्रोसेस कर सकती हैं? लड़की के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। तभी एक आदमी आया। ये येनिंग नहीं है जो एसएस रैंक्ड टैलेंट वाला लड़का है। ये व्यक्ति टिएनाफोंग सेफ्टी जोन्स के रिकॉग्निशन टीम का कप्तान हुआ